जी, आप सभी को नमस्ते। आप सभी को नमस्ते। और अभी सब जुड़ना शुरू हो जाएंगे। दरअसल कुछ क्लासेस भी चलती हैं तो ग्रेजुअली धीरे धीरे जुड़ते जाएंगे। और तुषार, एक थोड़ा सा रूपरेखा थोड़ा सा बात कर लीजिए सबसे। जी तो आज की जो हमारी चर्चा है वो कोरोना काल और हम की श्रृंखला में खेल, खिलाड़ी और अपराध पर आधारित है। इसके अंतर्गत जो हमारी आज का चर्चा होगा वो खेल, खिलाड़ी और उनके द्वारा किए गए ऐसे कृत्य जो पूरे खेल को एक तरीके से बदनुमा से करते हैं। इस पर हम सभी जो आज के हमारे अतिथिगण हैं उनसे एक 6 से 7 मिनट का उनका व्यू जानेंगे सभी जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं। उसके बाद फिर उससे हम Q&A या अपनी परिचर्चा जारी करेंगे। हमारे साथ में मैं एक अनौपचारिक रूप से बात करूँ, उसके बाद तुषार स्टार्ट कर देंगे कि हमारे साथ में अलाव सर हैं, पीयूष जी हैं, पेफी की ओर से हैं, सजवान जी पत्रकारिता के नफ्स से। और जो अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप उस परिवार, उस खेल घराने के काफी आपने निकट से देखा है, उनकी पूरी गतिविधियों को देखा है। और मुझे लगता है कि आपने उनकी पूरी जो खेल यात्रा है उसको अपने पत्रकारिता में काफी स्थान भी दिया है। और हमारे साथ एडवोकेट संदीप गर्ग सर हैं। संदीप जी, जाहिर सी बात है जब हम बात करेंगे तो एक लीगल उस प्रक्रिया पर भी हमारा एक ध्यान रहेगा और आपसे अपेक्षा रहेगी कि उस लीगल प्रक्रिया, ये जो सारा जो पूरा प्रोसेस है, इस पर हम ये बात कर सके। तुषार, मेरे ख्याल से शुरू करें, बच्चे साथ में जुड़ते चले जाएंगे। जी ठीक है। सभी को नमस्कार। मैं तुषार शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूँ कोरोना काल और हम श्रृंखला के खेल, खिलाड़ी और अपराध में। आज हमारे अतिथियों में जो शामिल हैं उनका परिचय कर रहा हूँ। हमारे साथ लॉ सर हैं, लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से, एक जानी मानी हस्ती, पत्रकारिता, खेल और खिलाड़ियों से बहुत निकट रूप से परिचित हैं सर हमारे। फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया शारीरिक शिक्षा का एक प्रमुख संस्थान, उसके महासचिव आदरणीय पीयूष जैन जी। खेल, पत्रकारिता, खिलाड़ी और खिलाड़ी जीवन को बड़ी निकटता से समझने वाले, जानने वाले, और अगर मैं कहूं कि खेल पत्रकारिता के बीच हमारे साथ राजेंद्र साजवान सर और हमारे साथ संदीप गर्ग सर भी जुड़े हुए हैं। मैं उन सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और इसका मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो कार्यक्रम की शुरुआत करवाएं। जी, मैं सभी मेरे आत्मीय जन हैं, आप सभी मेरे आत्मीय जन हैं। यात्रा है इस खेल का, ये जो यज्ञ है भारत में, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से साथ जुड़े हुए हैं। तो इसमें सबसे पहले मैं डॉक्टर सुरेश कुमार लाओ जी का स्वागत करती हूँ। सुरेश कुमार लाओ जी दिल्ली विश्वविद्यालय के सत्यवती कॉलेज सांध्या से आप होने के बाद से दिल्ली विश्वविद्यालय में एक ऐसी जो खेल को जाती भी थी और पढ़ती भी थी, यानी स्कॉलरली बेल्ट पे था। उस तरह की जो चीजें हैं कि जिसमें बहुत अध्ययन रसाई, तो उस तरह की जो पीढ़ी है वो थोड़ा सा कम मुझे देखने को मिलती है। और इस समय सर निरंतर लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड से पिछले 2 दशक से जुड़े हुए हैं और स्पोर्ट्स के आप कंसल्टेंट हैं वहां पर, और इसके साथ ही तमाम अखबारों में आप फीचर राइटर हैं। आप बहुत सारी किताबों पे काम कर रहे हो और इस समय कोरोना कोविड के समय में जो स्पोर्ट्स और जो फिटनेस है उस पर आप काफी सक्रिय हैं।
हमारे साथ सजवान जी हैं, राजेंद्र सजवान जी। राजेंद्र सजवान जी को पंजाब केसरी का एक तरह से खेल पत्रिका का पर्याय हम समझते हैं। और सजवान जी, जैसे मैंने कहा कि फुटबॉल, दिल्ली के मैदानों की जितनी गहरी नब्ज सजवान जी के पास में है, मुझे लगता है बहुत कम पत्रकारों के हाथ में उस नब्ज होती है। दिल्ली के जो ग्राउंड लेवल से जो फुटबॉल है और रेसलिंग है या दूसरे जो खेल हैं, उनको जमीनी तौर पर जितना बेहतर तरीके से आप जानते हैं वो दुर्लभ है। और इस समय आप सजवान स्पोर्ट्स करके एक ब्लॉग भी आप चला रहे हैं जो निरंतर पॉपुलर हो रहा है। आप अपने निर्भीक वाणी और कलम के लिए जाने जाते हैं। हमारे साथ में पीयूष जैन जी है। पीयूष जैन जी एक ऐसा यज्ञ कर रहे हैं जिससे पूरे देश के जो शारीरिक शिक्षक हैं, खेल से जुड़े हुए जो विशेषज्ञ हैं, उन सबको आपने अभूतपूर्व तरीके से एक प्लेटफॉर्म पैसे के अंतर्गत आप लेके आए। और अगर मैं निजी तौर पर कहूँ कि पिछले कुछ सालों में मैंने जो ग्राफ देखा है पीयूष जैन जी के नेतृत्व में पैसे का जो ग्राफ बढ़ा है, जितने व्यापक समुदाय को आपकी चिंताओं को, कंसर्न्स को आपने इतने गहराई से जाना है, समझा है, उसे प्रमोट किया है, मुझे लगता है इतना महत्व कार्य अभी तक शारीरिक शिक्षकों और स्पोर्ट्स के लिए अकादमिक स्तर पर नहीं हुआ था। तो पीयूष जी, आपका स्वागत है। और हमारे साथ में इस समय संदीप गर्ग जी हैं। संदीप गर्ग जी लॉ के टीचर भी हैं, मेरे भी टीचर रहे हैं, मेरे गुरुवर रहे हैं एलएलबी के दौरान। और आप इलाहाबाद हाई कोर्ट में आप अधिवक्ता भी हैं, यह कार्य भी करते हैं। साथ ही लॉ की जो ऑनलाइन जो टीचिंग है, बड़े सारे पोर्टल्स हैं, उसमें आपके जो वीडियोस हैं बहुत देख करके बहुत से लोग पास होते हैं उसमें से मैं भी रही। तो और आपकी जो समसामयिक विषयों पर जो पकड़ है वो भी बहुत बेहतर है, तो मैं आपका भी स्वागत करती हूँ। और जो विद्यार्थी हैं अभी वो जुड़ते जा रहे हैं, केंद्रीय हिंदी संस्थान के पत्रकारिता के विद्यार्थी, खालसा कॉलेज के विद्यार्थी, स्पोर्ट्स इकोनॉमिक्स के विद्यार्थी, वो साथ साथ में जुड़ते जाएंगे। तो मैं चाहती हूँ कि आज का जो हमारा विषय है वो बड़ा मौजूद है। मतलब मौजूद कहते समय मुझे दुख हो रहा है। दुख इसलिए भी हो रहा है कि जैसे सजवान जी के ही शब्दों में मैं कहूँ कि कुश्ती दिवस के दिन ही सुशील जी की गिरफ्तारी होती है। आज हम ये बहस कर रहे हैं, आज सुशील जी का जन्मदिन है। तो ये एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा खिलाड़ी जो पूरे भारतीय खेल इतिहास में अभूतपूर्व है, जो बैक टू बैक 2 ओलंपिक में पदक जीतता है। प्लेयर आज हम उस जानते हैं डिफेंडेंट। अब जब मुकदमा चलेगा तो वो डिफेंडेंट हो जाएंगे, जिनको वो डिफेंड करना पड़ेगा। तो ये जो ये खेल, खिलाड़ी और अपराध का जो नेक्सस सा बन जाता है, तो उसकी रीजन होंगे कि 5-6 मिनट में वो बात करें, उसके बाद हम प्रश्न पे आ जाएंगे। जी लाओ सर, मेरी आवाज कट रही है? आवाज कट रही है कि नहीं? जी लाओ सर, बोलिए सर। ठीक आ रही सर, ठीक आ रही है ना आवाज? हाँ। उसमें ऐसा है कि हम ये नहीं कह सकते कि हमारे देश में हुआ, फॉरेन में भी ऐसा हुआ, कोचिज का भी हुआ ऐसे। और कोचिज में मैं एक स्पीड जो स्केटर थी उसका भी मर्डर हुआ था, उसको 7 साल की फिर जेल हुई थी, कोच को। इसी तरह से कई इंसिडेंट हैं। और ये पता नहीं किस अग्रेशन में इसने किया, किसने किया, ये हम कह नहीं सकते, अभी कोर्ट में केस है। और वैसे इसका परफॉर्मेंस उसी से मैच नहीं करता। नेटवर्क थोड़ा बाधा जी नेटवर्क आ रहा है आपके? सर अब आ रहा है, थोड़ा बाधित हो रहा है। तो मेरा आपसे जो जानना है कि जो खिलाड़ी है वो अपराध की ओर कैसे छूट जाते हैं?
देखो, खिलाड़ी के अलावा आजकल कोरोना के कारण भी अपराध ज़्यादा हो रहे हैं। एक्चुअली सबको मेंटल टेंशन है और वो टेंस में है या किसी कारण से भी हो सकता है, हम ये नहीं कह सकते। परंतु मैं ये कहता हूँ कि सुशील का जो केस था वो बड़ा डिफरेंट है। और देखिए, बैक टू बैक जीता, कॉमनवेल्थ गेम जीते, कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप जीती है इसने 5 बार और एशियन चैंपियनशिप जीती। और पता नहीं किस सोसाइटी ये दुर्भाग्य है। और खिलाड़ी पे केस चल रहा है और जो करता है वो भुगतता है। लॉ सबसे ज्यादा ऊपर है, सबसे ऊपर लॉ है। तो मैं पीयूष जी के पास आना चाहूंगी। मैं पीयूष जी, आप कैसे देखते हैं इस पूरे परिदृश्य को? यानी ये पहला एक इंसिडेंट नहीं है जब कोई खिलाड़ी आपराधिक इस कृत्य में पकड़ा जाता है। इसके पहले भी बड़े एक सिलसिला रहता है। तो आपकी दृष्टि में, चूंकि आप शारीरिक शिक्षण के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, स्पोर्ट्स को बड़े नजदीकी से आपने जाना, तो आप क्या इसको किस दृष्टि से देखते हैं? जी नमस्कार। जैसा कि आपने शुरू में बताया कि हम सभी लोग आज उस विषय पर चर्चा करने के लिए इकट्ठे हुए हैं कि जहां हमको अपने एकमात्र 2 टाइम ओलंपिक मेडलिस्ट का बर्थडे सेलिब्रेट करना था। आज हम वहां पर उसकी जन्मदिन के अवसर पर ये डिस्कस कर रहे हैं कि वो अपराध के क्षेत्र में कैसे चला गया। जी देखो, मैं हमेशा से अनौपचारिक रूप से भी चर्चा में और औपचारिक रूप से भी चर्चा में मैं हमेशा से कहता रहा हूं कि हम लोग क्योंकि जो स्पोर्ट्स मैन लोग हैं या खिलाड़ी लोग हैं, हम उनमें अपना नायक ढूंढते हैं। और जो वो नायक ढूंढने की प्रक्रिया है वो इतनी अच्छी नहीं होती है, क्योंकि हमारे यहाँ पर कम ही लोग ओलंपिक में तक पहुंच पाते हैं। पहली बात तो ओलंपिक तक पहुंचना और फिर मेडल लेना। केवल सुशील के अलावा कोई भी दूसरा प्लेयर इंडिया में आज तक दोबारा मेडल लेके नहीं आ पाया। उसके पीछे बड़ी वजह क्या रही कि हम जब एक मेडल आ जाता है तो हम उस व्यक्ति को, उस खिलाड़ी को इतना बड़ा और महान निर्माण कर देते हैं उसका कि उसके बाद उसके अंदर खेलों की ललक ही खत्म हो जाती है। वो एक दूसरी दुनिया में चला जाता है। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, केवल आप सुशील का अपराध का एग्जाम्पल न देखें, आप दूसरे खिलाड़ियों को देखें, जैसे विजेंदर भी रहे, कोई मॉडलिंग में चला गया, कोई किसी में चला गया, जिन्होंने खेल को, अपने कैरियर को खत्म करके दूसरी राह पकड़ी। तो जो नायक बना देते ना हम लोग कि एकदम जिसने मेडल लाया उसको हमने इतना सब कुछ दे दिया कि वो अपने आप को सुपर हीरो समझता है। मैंने इस कार्यक्रम से पहले कई सारी चीजें पढ़ी तो उसमें निकल के आया कि आज सुशील जब आज सुबह छत्रसाल स्टेडियम में सीन रिक्रिएशन के लिए टीम लेके गई तो सुशील को न तो बैठने के लिए चेयर थी, मतलब जिस स्टेडियम में उसके बिना पत्ता नहीं हिलता हो, जिस स्टेडियम में घुसने से लेके बाहर निकलने तक सब कुछ उसका हो, उसी स्टेडियम के अंदर उसको पुलिस के साथ जाना पड़ा और एक सिंगल चेयर नसीब हुई। जहां वो स्टार था वहां वो कल्प्रिट हो गया। तो मुझे लगता है हम सबकी जो मानसिकता है वो मानसिकता में बदलाव की जरूरत है। मैं पैफी के माध्यम से इसी मुहिम में लगा हुआ हूँ कि हमको एक स्पोर्ट्स कल्चर डेवलपमेंट करना चाहिए, हमको नायक नहीं बनाना चाहिए। अभी हमारे यहाँ क्या होता है, 10,000 खिलाड़ी खेले, 20,000 खिलाड़ी खेले, उनमें से 10 खिलाड़ी टॉप तक पहुंच गए तो हमने अपना सर्वस्व अर्पण उनको कर दिया। उन 10 और 15-20 खिलाड़ियों का हमने सर्वस्व अर्पण कर दिया, लेकिन जो ग्रास रूट पर हजारों लोग काम कर रहे थे उनको हमने भुला दिया। मैं 2 एग्जाम्पल देना चाहूंगा यहाँ पर, क्योंकि प्रबुद्ध जन बैठे हुए हैं, साधवान जी के सामने बोलना तो दिए को, मतलब सूरज को दिया दिखा रहा हूँ मैं। लॉ सर बैठे हुए हैं, गुरु जी बैठे हुए हैं, सभी लोग, तो मैं इन लोगों के सामने भी बोलने की हिमाकत कर रहा हूँ तो वो सिर्फ इसलिए है कि इन्हीं से मैंने ये सारी चीजें सीखी हैं। 2 एग्जाम्पल हम लोग मानते हैं। एक एग्जाम्पल आप लोगों को शायद ध्यान होगा कि कुछ दिनों पहले
मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में एक खिलाड़ी ने 100 मीटर की स्प्रिंट 10 सेकंड में लगा दिया और पूरा देश पागल हो गया। हमारे खेल मंत्री ट्वीट करते हैं कि भाई देश को नया हुसैन बोल्ट मिल गया। एक घंटे के एपिसोड उस खिलाड़ी के ऊपर चले, जी न्यूज पे, एबीपी पे, स्टार पे, सभी लोग क्या कर रहे थे उसको कि भाई हमको तो हुसैन बोल्ट मिल गया। और मैंने उस समय साजवान जी से भी चर्चा में, आप सब लोगों से भी चर्चा में कहा कि ये सब फर्जी है। भाई वो 100 मीटर जो दौड़ा, क्या वो रिकॉर्डेड एरिया था कि 100 मीटर नापा हुआ था? बिल्कुल। क्या वो घड़ी का जब बटन दबाया और बटन खत्म हुआ उसके बीच का क्या टाइम था? और देखिए विडंबना इस देश की कि हमने उसको अपना नायक बनाया और नायक बनाने के बाद मध्य प्रदेश के खेल डिपार्टमेंट ने उसको सारी सुविधाएं देनी शुरू कर दी। उसको मध्य प्रदेश में भोपाल में बुलाया गया। 10,000 लोग स्टेडियम में उसकी रेस देखने के लिए पहुंचे थे और आप लोग विश्वास नहीं करेंगे, जो 8 लोग दौड़े थे उसमें उसका नंबर 8 था। 14 सेकंड निकाले थे उसने। मैं उस पूरी वाकये पे नजर रखे हुए था। तो प्रॉब्लम कहाँ आई कि हमने उसमें नायक देख लिया कि चलो एक मिल गया, ये मेडल ले आएगा और इसी को हम सब कुछ दे देंगे, इसी को स्टेडियम दे देंगे, इसी को घर दे देंगे, इसी को मकान दे देंगे। और जैसे ही मान लो सुशील के साथ भी वही हुआ। मुझे याद पड़ता है कि 2010 में जब पैपी ने एक बड़ा कार्यक्रम किया था कॉमनवेल्थ गेम्स के टाइम पर, तब सुशील मेडल जीत के आए थे और सुशील का पैपी के कार्यक्रम में आए और उसमें सतपाल जी भी रहे और सुशील जी भी रहे थे और करीब 1.25 घंटे तक सुशील रहे थे। तो मैं कल्पना करता हूँ कि जब वो गाड़ी से उतर के मैंने उसे रिसीव किया था सुशील को, तो कितना विनम्र, कितना मतलब वो था जिसकी कोई सीमा नहीं कह सकते। हमसे बहुत अच्छे से बात करता रहा। हम लोग मंच पर साथ में थे तो हमको बोले कि यार प्लीज मैं बोलूंगा नहीं, मैं बोल नहीं पाता हूँ, लेकिन बाद में हमारे लोगों को बोले। तो उस खिलाड़ी को जो 2010 में मेरे कार्यक्रम में था, अतिशय विनम्र, और आज वो शिक्षकों के पीछे पहुंच गया, जेल के अंदर पहुंच गया। तो इसकी जो बीच की जर्नी है, वो जर्नी है हमको नायक बनाने की परंपरा में, क्योंकि हमने सब कुछ उसको दे दिया। सुशील को सब कुछ दे दिया। उसको छत्रसाल स्टेडियम रेलवे में था, उसने कहा मैं डेपुटेशन पे जाना, जाओ डेपुटेशन, सर मुझे 1 करोड़ रुपए चाहिए, लो 1 करोड़ रुपए ले जाओ जल्दी से, कहीं देर ना हो जाए। अब क्या हुआ कि जब ये सारी चीजें मिली हमें मिली तो मुझे गुरूर आया, मुझे दम्भ का एहसास हुआ कि सब कुछ मेरी मुट्ठी में है। और मैं समझता हूँ सुशील के साथ भगवान न करे कि वो किसी कार्यक्रम इस तरह के गलत कामों में हो। ये जो हम लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं और पढ़ रहे हैं, ये सब गलत निकले और वो फिर से अपनी बेदाग छवि लेके आए। लेकिन ये मामला मुझे लगता है इसी तरह का है कि जब खिलाड़ी दम्भ का शिकार होता है, जब खिलाड़ी जो खेल के अंदर तपस्या करता है, त्याग करता है, उसके बाद हमने उसको नायक बना दिया और उसके बाद सब कुछ खत्म हो जाता है। एक दूसरा एग्जाम्पल देके मैं अपनी बात खत्म करूंगा कि अभी 3 दिन पहले, और मैं समझता हूँ पत्रकारों की बड़ी भूमिका रहती है, मैं साजवान जी को हमेशा अप्रिशिएट करता रहता हूँ कि उनकी बड़ी भूमिका रहती है। 3-4 दिन पहले झारखंड में धनबाद के अंदर, धनबाद जिले के अंदर एक गांव है बाशीगोड़ा, वहां पर एक लड़की है संगीता कुमारी, इंटरनेशनल फुटबॉल प्लेयर है। वो इंडिया की टीम का रिप्रेजेंटेशन किया उसने, अंडर 19 में, अंडर 16 में 3 या 4 बार वो थाईलैंड भी खेलने गई, भूटान भी खेलने गई, स्ट्राइकर है। तो एक खबर छपती है दैनिक भास्कर में कि भाई संगीता कुमारी आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रही है और वो वहां पर मनरेगा में नौकरी कर रही है, बकरियां पढ़ा रही है। संयोग से वो खबर जब मेरे सामने आई तो पैपी की टीम ने उसको संज्ञान लिया, हम लोगों ने भी ट्वीट वगैरह किया और हमारी टीम ने उससे जाके बात करी, उसको कुछ आर्थिक सहायता दी। तो एकदम से पूरे देश जागा और वो देश जागने के बाद हम लोग वहां पर जाके विधायक भी पहुंच गए, मुख्यमंत्री ने भी सहायता राशि पहुंचा दी। तो ऐसा क्यों हुआ कि एक वो प्लेयर जो फुटबॉल जैसे गेम में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व कर चुकी महिला है, वो बेचारी 150 रुपए रोज पर मजदूरी कर रही है। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं। इनमें क्या बड़ा चीजें हैं। अनौपचारिक रूप से मैं कहूंगा कि देश में स्पोर्ट्स का भी तो 2 स्टेप है, 2 सीढ़ियां। एक वो खिलाड़ी जो एलीट क्लास से आते हैं, जिनके पीछे बैकबोन होती है, जिनके पीछे कोई ना कोई खड़ा हुआ होता है, वो क्या करते हैं, खेले, मेडल लाए और
तुरंत ही उसको कैश करना शुरू कर देते हैं, अकेडमिया खोल लेते हैं, कई तरह के संस्थान बना लेते हैं और जो बड़ी बड़ी प्राइज मनी ले लेते हैं और बड़े बड़े अपने लग्जरी गाड़ियों में से रहने लगते हैं। और दूसरी तरफ वो खिलाड़ी होते हैं जिनको कोई जानता नहीं बट वो टैलेंटेड है, वो उनके अंदर प्रतिभा है, बट बेचारे 1-2-3 मैच तक खेलते हैं, उसके बाद उनका संघर्षों का दौर होता है और वो कुछ कर नहीं पाते हैं। तो मेरी नजर में इन सब चीजों का सॉल्यूशन ये है कि हम सब लोगों को खिलाड़ियों को नायक बनाने की परंपरा खत्म करनी चाहिए। खिलाड़ी भी हमारी तरह होना चाहिए। ठीक है, वो आए, उन्होंने मेडल जीता, ग्रास रूट पर काम करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा खिलाड़ियों को जोड़ना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा कल्चर डेवलपमेंट की बात करनी चाहिए। जब हमारे पास बहुत सारे होंगे तो हम 5 के ऊपर फोकस नहीं करेंगे, और जब उन 5 के ऊपर फोकस नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से क्या बोलते हैं, इस तरह की घटनाएं कम सामने आती हैं। और बर्फीन अकेला एग्जाम्पल नहीं है, आप रोहतक बेल्ट में जाइए, आप सातला बेल्ट में जाइए, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने पहलवानी करने के बाद और बॉक्सिंग जैसे फील्ड में जाने के बाद थोड़े टाइम के बाद अपराध को अपना कैरियर बनाया और आज वो सम्मान बड़े बड़े अपराधियों के रूप में है। तो देखकर नाम यदि आपको कहेंगे तो मैं बता भी सकता हूँ। रिपोर्ट्स बताती है कि डिक्की बॉक्सर है, उसने यूनियन नेशनल में बॉक्सिंग में गोल्ड जीता था, और एक कानून गेंदबाज विद्रोह है रोहतक का, वो मोस्ट वांटेड बना है। अभी थोड़े दिनों पहले रोहतक में क्या बोलते हैं, क्या हुई है, हमारे एक सनी और कुप्पी है, कुप्पी गैंग बोलते हैं उसको, फुटबॉल में बड़ा राजमान सर ज्यादा बता पाएंगे उसके बारे में। ऐसे कई लोग हैं जो समय समय पर क्या बोलते हैं खिलाड़ी अच्छे बन सकते थे बट वो टर्न हो गए। एक जितेंद्र सिंह है, गोगी करके बोलते हैं, वॉलीबॉल का दिल्ली का बड़ा अच्छा खिलाड़ी हुआ करता था, बट वो आजकल अपराध की दुनिया में। और दूसरा क्या है, स्पोर्ट्स वालों के पास थोड़ी मसल्स पावर भी होती है, वो डरते नहीं है किसी से, थोड़ा मुक्का उक्का ज्यादा मार देते हैं, तो एक वो भी कारण होता है। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपना यहाँ पर रखता हूँ। सर आपने बहुत एकदम नफ्स पे बात पकड़ी है कि हमारे भीतर और हमारे मीडिया के भीतर हम जब नायक खोजते रहते हैं ना, आजकल हमारे सामने नायक नहीं है, तो जो नायक की जो खोजने की प्रक्रिया है, तो जैसे कि कोई संभावना से दिखती है उसे हम इस तरह से चढ़ा देते हैं। अभी इस पर और बात आगे करेंगे हम लोग। सजमान जी हमारे साथ में हैं। तुषार ये अपना जरा म्यूट कर लो, तुषार। हाँ, ओके। तो सजमान जी हमारे साथ में। सजमान जी का कथन हमारे लिए इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण होगा क्योंकि आपने छत्रसाल स्टेडियम भी और सतपाल जी भी और सुशील इन सबकी खेल यात्राओं को बहुत कायदे से आपने रिपोर्टिंग की है। तो ये पूरा मसला, मतलब इस पूरे मसले को, इस प्रकरण को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि पहली बार तो ऐसा है नहीं, लेकिन कुछ अपराधी ऐसे होते हैं, जैसे हमने नवजोत सिंह सिद्धू की हम बात करें, जो एक इंसिडेंट हो जाता है जो उस तरह से एक सीरीज के तौर पे नहीं आते हैं, जो अचानक घट जाता है। लेकिन जैसे अभी पीयूष जी ने बताया, और मैं अभी जहां पर रह रही हूँ सोनीपत में हूँ, तो ये रोहतक में जाट कॉलेजेस में अभी पीछे बड़े पहलवानों का मर्डर किया गया और तमाम उसमें इन्वॉल्व लोग भी उसी तरह के लोग थे। तो ये जो एक यहाँ पे इस तरह का तबका पनप रहा है, बॉक्सिंग है, रेसलिंग है, इन सब के पीछे आप क्या कारण समझते हैं कि एक ऐसा खिलाड़ी जिसके पास पैसा है, पद है, प्रभाव है, तो वो क्या चीजें रही होंगी जो जेल और दुबई सब जगह उनके तार जुड़ गए? जी सबसे पहले नमस्कार। मैं बहुत गौर से सुन रहा था पीयूष जी को, अल्लाह साहब को। आपने बहुत पते की चीजें उनके केंद्रित किया इसको। और जहाँ तक सुशील के मामले की बात है, मैं सुशील को तब से जानता हूँ जिस दिन से इसने छत्रसाल अखाड़ा ज्वाइन किया, सुशील और योगेश्वर दोनों ने। और अब सच बताऊँ, आज उसका जन्मदिन है, मैं उसको बधाई भी देता हूँ। तो अपराधी है या नहीं लेकिन बदहमदार है अभी। आज
सुशील के मामले को लेकर, क्योंकि पहलवानों के खिलाफ इसमें कभी कोई उनकी बात नहीं की। मैडम आप मिलेंगे तो उसने लगभग नमस्कार किया होगा। वो बहुत सुशील के अनुरूप पैमान होता है, लेकिन अब सब उसका नहीं है, प्रश्न नहीं है। दरअसल आप किस परिवेश में रहते हैं, आपका लालन पालन हो रहा है, जिस अखाड़े में प्रैक्टिस कर रहे हैं उसका माहौल कैसा है, तो मुझे लगा कि हट गया। और तो बात को भी फ्रैंकली बात करता था, मेरी बात को आज भी करता था, तो कहा भी एक बार आगे में समझ लो, समझा मेरी बात था। आपको सही दे रहा आप लोग को थोड़ी आवाज आपकी साफ नहीं आ रही है। आवाज नहीं साफ। जी जी, अपने नाम के आज कोई दिक्कत है क्या आवाज? सर आवाज थोड़ी सी कट रही है आपकी। कट रही है, क्रॉप हो रही जी है। जी हेलो, आवाज कट रही है। अब ठीक है आवाज? हाँ सर बोलिए सर। हाँ, तो वो अब तक जो करियर रहा है, जिस पर इंसान रहा है, सब आप लोगों ने भी खरीदी, लेकिन मैं वहां तक मानता हूँ कि उसे नेम मिला, पैसा मिला, रेलवे में नौकरी, लेकिन वो रेलवे की नौकरी छोड़ के क्यों? रेलवे की नौकरी बहुत सम्मान की, तो सैल्यूट पढ़ते थे, सबसे बड़ा विभाग इसका, और उसके वाला था। इसी बात तो यहाँ आया तो उसने स्कूल के से अपने आप को एसोसिएट कर लिया। आवाज नहीं आ रही है? ये आवाज ठीक क्रैक हो रही है सर, थोड़ी सी क्रैक हो रही है। हाँ राजवन सर, आप अपना वीडियो ऑफ कर दो एक बार सर, वीडियो ऑफ कर दीजिए और सिर्फ वो ऑन रखना अपना माइक, तो वो हो जाएगा। वो नेटवर्क का इशू आ रहा है। अब ठीक है सजवान सर, अपना वीडियो ऑफ कर दीजिए, अपना वीडियो ऑफ कर दीजिए, केवल ऑडियो आने दीजिए। ऑडियो केवल, हाँ वीडियो ऑफ कर दीजिए तो शायद क्लियर आ जाएगा। हाँ सर, अब बोलिए सर। ठीक है सर, हाँ सर बोलिए सर। हाँ तो वो ये कहना चाह रहा था कि फिल्म में एक अक्सर बनाया गया, फिर उसको चिकित्सा से क्यों पड़ी, और आया तो दिल्ली गवर्नमेंट या रेड तो ध्यान क्यों नहीं दी कि वहां क्या चल रही है। सरकार जी का अखाड़ा नहीं है, ये दिल्ली सरकार का है। इस अखाड़े में जितनी गतिविधि है उनमें नियंत्रण होना चाहिए। खैर वो बात छोड़ी, लेकिन ये जो हादसा हुआ है है एक ऐसे उसको गया में, जिसने देश से अब 2 पदक दिए हैं और आज तक कोई नए स्वर्ण पदक विजेता देश के, तो भी उससे नीचे दर्जे पे आके गए। आज तक इतना सम्मान मिला, उसने क्यों किया वो तो बातें क्या आएंगी, लेकिन खेल को प्रोत्साहन हुआ है। और जहाँ तक खेल में पहलवान में इस तरह की अपराध की जो बातें हैं, आप देख रहे हैं पिछले 3 महीनों में रोहतक और झज्जर में जो कुछ हुआ, वो 3 नए स्पोर्ट्स टीम उनका आपस में झगड़ा हुआ और इस तरह के इससे बहुत से हुए हैं।
दिल्ली के अखाड़े 4-5 अखाड़े जो नाम लेना ठीक नहीं था, भी हुए। एक गुरु हनुमान अखाड़ा था जिसमें छोटी कोई बात ऐसी मान सम्मान को कुश्ती के अखाड़ों के सब बना के रखे। आगे जो निकल गया सतपाल, प्रेमनाथ, धर्मेंद्र, ये अच्छे पहलवान निकले। आज भी आप गाँव वहाँ कोच नियंत्रण रखते हैं पहलवानों के करते हैं, लेकिन जो सुशील का दिमाग को बहुत ये है, बुरा है। एक बात चाहूँगी कि इस खेल में अपराधी नहीं है। मैं देश के खेलों देख रहा हूँ में अपराधी, बड़े अपराधी तो खेल फेडरेशन में बैठे लोग बैठे हुए हैं कि देश के खेलों को कब्जाए हुए हैं और जज क्या करें आप। 130 बल्कि मैं कहूँगा 150 करोड़ की आबादी है, तो हम तसली देते हैं 150 करोड़ की आबादी में हमारे पास 50 तो छोड़ो 5 हमारे 2 मेडल पिछली बार आए। सरकार 10-15 अब बोल रहे हैं कि 2028 में जो है सुपर पावर बन रहे। ऐसे नहीं बनेंगे हम, तक हमारा नियंत्रण नहीं है। और सबसे बड़ी अपराधी आपको बताना चाहता हूँ, और आज मैं हार्दिक सबसे बड़ा अपराध फेडरेशन ऑफ इंडिया, गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने इसमें हाथ को बढ़ावा दिया है। क्योंकि हाँ 14 साल के ऊपर में खेलता 18 साल का बच्चा, 14 साल के ऊपर में खेलता 30 साल का, 17 साल के ऊपर में 24 साल का, 19 साल के ऊपर में खेलेगा तो आपका 30 साल का। और दिल्ली के जो कर्ता थे SGF की, उनने काम किए 30 सालों से के जो है टूर्नामेंट कवर किए हैं और देखा है बहुत बड़ी धांधली। ये अपराध नहीं है तो ये भी तो अपराधी है। हम बच्चों का उनके हत्या करते हैं, जो अच्छे टैलेंटेड बच्चे हैं। 14 साल के बच्चे को ठाका वालों के बीच में करेंगे तो वो 14 सालों को तो हारेगा ही। उसकी फिजिकल मेंटल उसकी स्ट्रेंथ है वो बिल्कुल कम हुई। तो अपराध की दुनिया यहीं से शुरू होता है इससे ही। और आज बलवीर जी का जन्मदिन, बलवीर सिंह सीनियर का, तो उनकी बिटिया से बात होती थी जब कंबाइंड की टीम खेला करती थी हॉकी में, तो टीम इंडियन टीम को भी हराती थी। लेकिन आज क्योंकि स्कूल में हमारे पास टैलेंट नहीं है, धोखाधड़ी हो रही है, तो कॉलेज में ट्रेन है ना, तो उसमें आवाज ब्रेक हो रही है। कोई और बोलो तो कुछ और चीजों के बारे में, तो धन्यवाद। शुक्रिया सजवाल सर। और अभी हम आपके पास वापस आएंगे। इस बीच में हमारे साथ एडवोकेट संदीप गर्ग जी हैं और उनके बाद हमारे साथ इंक मीडिया संस्थान के निदेशक डॉक्टर आशीष द्विवेदी जी भी जुड़ गए हैं, आपके पास भी आएंगे। AFP के जो हमारे फोटो जर्नलिस्ट है जिन्होंने इंटरनेशनल खेल इवेंट्स को, चाहे ओलंपिक हो या कॉमनवेल्थ गेम्स हो, देश विदेश में आपने बहुत गहराई से पकड़ा है, आपके पास भी आएंगे। लेकिन इस समय मैं एडवोकेट संदीप जी के पास जाना चाहूंगी। संदीप सर जी, अभी मैं ये देख रही थी, पढ़ रही थी कि सुशील के ऊपर धारा 310 मर्डर का, धारा 308 कल्पेबल होमिसाइड, धारा 365 किडनैपिंग, धारा 325 कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट, धारा 323 वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट, धारा 341 रॉन्ग रेस्ट्रेंट, धारा 506 क्रिमिनल इंटिमिडेटरी एग्रेशन। इतनी सारी जो धाराएं लगी हैं, ये इन धाराओं का अर्थ क्या है? और तब जब हम यह पढ़ते हैं कि वो जब सुशील हवालात में पहुंचते ही फूट फूट के रोए हैं और उन्होंने स्वीकार किया कि वो मारना नहीं चाहते थे, केवल डराना चाहते थे। तो ये जो पूरी ये जो है इसका एक लीगल एस्पेक्ट है, इस पर मैं चाहती हूँ इस पर थोड़ी सी रोशनी डालें।
जी संदीप सर। नमस्कार। जी 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 सबसे पहले तो थोड़ा मैं दूसरी बात करना चाहूंगा लीगल से। प्लीज जी प्लीज सर। एक तो जैसा कि सर ने भी थोड़ी देर पहले बताया था, मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि जैसा जो किसी नाम को बहुत बड़ा करना, किसी नाम को बहुत बड़ा करना वो एक बहुत बड़ा कारण है। और दूसरा बात ये है कि चाहे कोई खिलाड़ी हो या किसी भी प्रोफेशन से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो, आखिर वो है तो व्यक्ति, तो अपराध तो कोई भी कर सकता है। बात आती है फिर लीगल की, जो आपने सेक्शंस बताए अभी, तो उसके अंदर हत्या जैसे कि 302 आपने बताया, और उसके अंदर 308, 323, 325 और काफी सारे 341 इस तरह के सेक्शंस जो हैं। तो जैसा कि मैंने आपके बताने के बाद थोड़ा मैंने इस पर देखा, तो पता चला कि वो उसको उसके फ्लैट से लाए थे, उसके फ्लैट से फिर वो छत्रसाल स्टेडियम पर उनको लाए थे और वहां उनके साथ मारपीट हुई थी। अब पहली बात तो ये है कि मोटिव की बात आती है कि मोटिव क्या था। जैसा कि थोड़ा जब मैंने देखा इस बारे में, तो कोई बहुत बड़ा मोटिव मुझे दिखाई नहीं दिया। इतने बड़े नाम के लिए जिसके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, मतलब किसी भी तरह कोई कमी नहीं है, मान लीजिए 10, 20, 50 हजार की अगर कोई बात है, तो कोई व्यक्ति अपना पूरा कैरियर कैसे खराब कर सकता है आखिर। एक तो बात ये बड़ा पॉइंट है कि आखिर कोई व्यक्ति 50,000 के लिए, 20,000 के लिए आखिर अपने कैरियर को कैसे दांव पर लगा सकता है। क्योंकि अभी क्या है कि अगर आगे चीजें चलती हैं तो उनके जो जितने भी देश ने जितने भी अवार्ड उनको दिए हैं, पद्मश्री, राजीव गांधी खेल रत्न, सबको वापस लिया जा सकता है। ठीक है, तो एक तो पहले ये बात समझनी होगी कि आखिर ऐसा क्या मोटिव था, क्योंकि ये आश्चर्यजनक बात है कि केवल एक छोटी मोटी बात के लिए एक इतना बड़ा नाम, इतना जिसके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, अच्छी नौकरी है, सब कुछ अच्छा है, तो वो इतना बड़ा अपराध कैसे कर सकता है। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि जो एक इसमें संदेहास्पद बात ये है कि जैसा कि पुलिस बता रही है कि 2 व्यक्ति जो कि किसी गैंग से जुड़े हुए हैं, नीरज बवानिया के गैंग से जुड़े हुए व्यक्ति उस अपराध में साथ थे। तो निश्चित रूप से ये इस बात से ये बात तो स्पष्ट हो जाती है कि कहीं ना कहीं इनका लिंक, मतलब ये सही ट्रैक पर नहीं जा रहे थे। आखिर एक व्यक्ति जो देश के लिए, जिसको लोग इतना बड़ा आइडियल मानते हो, उसका अपराधियों से कनेक्शन होना किसी भी तरह का, अगर वो उनके साथ जाते हैं, क्योंकि जब हम पब्लिक फिगर होते हैं तो अपनी जो मतलब, क्योंकि समाज में हम संदेश देते हैं, तो इस चीज पर हमें ध्यान देना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है कि 2 अपराधी आपके साथ थे। तीसरी जो बात है कि जहां तक मुझे लगता है कि 302 जो है वो आगे चलकर, अभी तो जैसा कि वो कह रहे हैं कि मारने का इरादा नहीं था, और फिर एक बात आई है कि एक शायद कोई नाम था, प्रिंस नाम का कोई व्यक्ति था उनके साथ, तो उससे कोई ये वीडियो भी बनवाया था इन्होंने, जैसा कि पुलिस या मीडिया रिपोर्ट्स में आया है, एक व्यक्ति से इन्होंने वीडियो बनवाया था मारपीट करने का, जिसमें कि ये मारपीट करते हुए दिखाई देते। तो वो अभी वीडियो मैंने नहीं देखा है, पुलिस के पास है संभवतः, तो वो इनके अगेंस्ट जाएगा। लेकिन जैसा कि आप अभी आपने बताया कि वो ये भी बोल रहे हैं, हाँ जी सनी, तो वो ये भी बोल रहे हैं कि उनका मारने का इरादा नहीं था, केवल डर पैदा करने का इरादा था। तो पूरा अभी जैसे कि जो इसके परिवार वाले थे, जो ये जिनकी हत्या हुई है, इनके परिवार वालों से जब बात की गई, तो उन्होंने भी ये कहा कि कभी उन्होंने ये बात नहीं की कि सुशील कुमार के साथ उनके कोई किसी तरह के संबंध खराब थे, बल्कि बहुत अच्छे संबंध थे। तो परिवार वालों को भी ये बात नहीं पता, बल्कि उन्होंने ये कहा कि शायद जिस दिन ये हत्या हुई उससे कुछ समय पहले उनकी मदर के साथ भी उनकी बातचीत हुई थी, जिसमें उन्होंने इस तरह की किसी बात का कोई जिक्र नहीं किया है। तो एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर ये अपराध क्यों हुआ, मतलब ऐसा क्या कारण था। ठीक है, अब दूसरी बात है कि इसमें हत्या जो है 302, अगर आगे केस चलता है तो जहां तक मुझे लगता है कि शायद ये केस 302 की जगह 304 में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर मारपीट की बात आती भी है तो। अगर केवल मारपीट की इंटेंशन थी, ठीक है, मुझे ऐसा लगता है पूरे फैक्ट्स को देखने के बाद, बाकी तो देखिए कोर्ट डिसाइड करेगी, लेकिन जितना मैं देख पा रहा हूं अभी तक, उतना देखने से ये लगता है कि अगर इनका इन्वॉल्वमेंट था भी तो वो केवल मारपीट करने का इनका इरादा था, और निश्चित रूप से हत्या करने का कोई इरादा नहीं था। तो ऐसी स्थिति में अभी बहुत सारी बातें हैं, वो एविडेंस पुलिस कलेक्ट करेगी, जो भी कुछ करेगी, तो उसमें वेपन क्या थे इनके नाम पर, इनके हाथ में क्या वेपन थे। अब एक तो इन्होंने जो किडनैपिंग का चार्ज बनेगा इनके ऊपर, क्योंकि ये उसकी मर्जी के बिना वहां से लाए थे।
रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट बनता है। लेकिन 300 अब 323 जैसा आपने बताया, तो 323 325 ये सब महत्वहीन हो जाते हैं जब 302 या 304 की बात आती है। तो हमें 302 या 304 पर ही फोकस करना पड़ेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद 302 की जगह ये मामला आगे चलकर 304 में कन्वर्ट हो सकता है, जिसमें कि सजा कम है। लेकिन ऐसा करने से उनके अपराध पर और उनकी छवि पर कोई बहुत ज्यादा उसका अंतर नहीं पड़ेगा। और एक जो इतने अच्छे खिलाड़ी थे, खिलाड़ी के रूप में तो बहुत अच्छे थे, इसमें तो कोई शक नहीं है। तो अब किस तरह से वो अपराध की दुनिया में चले गए, क्या कारण रहे उसके पीछे, ये बहुत चिंताजनक है। और दूसरी बात है बेल की। तो 18 मई को इनकी जो एंटिसिपेटरी बेल थी वो दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने, जो वैकेशन कोर्ट थी, उसने रिजेक्ट कर दी। और उसके बाद अब ये रेगुलर बेल के लिए सेशन कोर्ट में जाएंगे। लेकिन क्या होता है कि आपका जो नाम है, कई बार नाम जो है उसकी आपको कीमत चुकानी पड़ती है। अगर ये कोई साधारण केस होता तो हो सकता है कि यहाँ पर सेशन कोर्ट में इनको बेल मिल जाती, लेकिन मुझे लगता है कि इनको बेल मिलने के चांसेस सेशन कोर्ट में बहुत कम है, क्योंकि मीडिया ट्रायल इतना ज्यादा हो चुका है। जैसा कि मैंने बताया कि नाम की आपको कीमत चुकानी पड़ती है। जितना बड़ा नाम आप होंगे, मीडिया ट्रायल होगा, तो कोर्ट जो है वो, कोर्ट जो जज होते हैं वो भी इंसान होते हैं, तो कहीं ना कहीं मीडिया रिपोर्ट से इन्फ्लुएंस वो हो जाते हैं। और मुझे लगता है कि बेल के चांसेस, रेगुलर बेल में भी इनके चांसेस बहुत कम है, और 1-2 महीने से पहले इनकी बेल होना बहुत मुश्किल मुझे दिखता है। जी शुक्रिया संदीप सर कि आपने बड़ी मतलब स्पष्टता, बहुत सारी चीजें हम लोगों को स्पष्ट की कि किस ओर जाएगा, किस ओर जाने की संभावना या आशंका है इसमें। इसमें दो एक चीजें, जैसे हम ये देखते हैं कि ऐसे खेल जिसमें पावर लग रहा है, एग्रेशन हो रहा है, आक्रामकता है, एंगर है, जो किलिंग इंस्टिंक्ट है, वो हमेशा हम एक अच्छे प्लेयर में चाहते हैं कि उसको तारीफ करते हैं कि उसमें किलिंग इंस्टिंक्ट है। चाहे वो माइक टाइसन हो अंतरराष्ट्रीय पटल पर हो, या ऑस्कर पिस्टोरियस हो, जो अपने तमाम संघर्ष के साथ वो करते हैं। लेकिन वो जो किलिंग इंस्टिंक्ट है, वो जो अनकंट्रोलेबल एंगर है, जो मैदान में तो जानवर बिखेरता है, लेकिन मैदान के बाहर यह किस तरह से व्यक्ति के नाम इन सबको प्रभावित कर देता है। तो मैं चाहूंगी कि आशीष जी, जो कि वह एक खेल चिंतक के तौर पर भी जाने जाते हैं, तो मैं चाहती हूँ इस पर थोड़ा सा बातचीत करें। जी आशीष जी। अनम्यूट करें आशीष जी, अनम्यूट। हाँ जी। आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन, और खास तौर पर इस कार्यक्रम की सूत्रधार स्मिता मैडम, जो लगातार इस श्रृंखला चला रही हैं, और बहुत प्रासंगिक विषय आपने लिया है, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय सजमोहन जी, जैन साहब और राव साहब, सबको नमस्कार। अभी जो बात मैंने सुनी वो समझी, उसके बाद मुझे जो लगता है इसके दो पहलू हो सकते। एक तो ये बात है खेल से अपराधी जो खिलाड़ी है वो अपराध की तरफ कैसे जा रहे हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात मुझे जो लगती है वो ये कि खेल कैसे अपराधों की रोकथाम में भी बड़ी भूमिका निभाते हैं। इस पर मुझे लगता है बात अभी हुई नहीं है। बहुत से ऐसे क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोग भी मैंने अपने स्टडी के दौरान देखा है कि वो खेलों में आने के बाद उनकी जो एनर्जी थी, उनका जो पूरा ऊर्जा का रूपांतरण था, वो पॉजिटिवली हो गया, और उसका नतीजा ये निकला कि वो एक अच्छे खिलाड़ी के तौर पर बने। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। नागपुर में एक प्रोफेसर थे विजय बारसे, एक आमिर खान का शो आता था सत्यमेव जयते, उसमें उनका जिक्र आया था। वहाँ एक गली में एक बहुत मवाली गुंडा किस्म का लड़का हुआ करता था, अखिलेश पाल। तो उसको उन्होंने, उसको बहुत सी लत थी, ड्रग्स की लत थी, क्रिमिनल था वो, कई तरह की उसमें बुरी लातें थी। तो उन्होंने उसको देखा और उसकी एनर्जी को डाइवर्ट करने का काम शुरू किया, और उसको एक फुटबॉल ला के दी उसकी टीम को, और कहा कि आप लोग इसको खेलना शुरू करो, जो जीतेगा उसको 5 रुपये 10 रुपये जो भी है इनाम देना शुरू करो। शुरू में तो उन सारे जो हवालियों की टीम थी उन्होंने कहा नहीं, ये सब नहीं करेंगे, हम लोग अलग काम करने वाले हैं। तो उन्होंने उनको मोटिवेट किया, और आखिरकार
उनका जो रुझान था वो खेलों की तरफ होना शुरू हुआ। वो जो शो में जब मैंने उसको देखा सत्यमेव जयते में, तो जो प्रोफेसर विजय वाल से आए उस शो में, आमिर खान ने बुलाया तो उनके पैरों में गिर पड़ा और कहा कि आपने मेरी एनर्जी को पूरी तरह बदल दिया। अब उसने एक स्लम साकर की टीम बनाई उसके बाद, और फुटबॉल की एक स्लम साकर की नेशनल टीम उसने खड़ी कर दी। तो मैं एक छोटा सा उदाहरण ये था, एनर्जी को डाइवर्ट किस तरह से करते हैं आप, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। अभी जो नायक की बात आ रही थी वो इसलिए महत्वपूर्ण है कि हमारे यहाँ कहा जाता है कि सिद्धि मिलना आसान है और सिद्धि को बचाना बड़ा कठिन होता है। सिद्धि तो बहुत से लोग हासिल कर लेते हैं। तो ये जो खिलाड़ी हैं इनको सिद्धियां तो मिल जाती हैं, खिलाड़ी हैं या अभिनेता हैं। जब सुशील कुमार की बात करूंगा तो मैं थोड़ा सा विषयांतर हो, लेकिन सलमान खान की बात करूंगा। अब वो जाके शिकार करने लगते हैं या गाड़ी चढ़ा देते हैं फुटपाथ पर लोगों के लिए। तो ये जो भी बात आई कि आपके पास जब पावर आता है तो उस पावर को मैनेज करना बड़ा कठिन। तो हमारे स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में ये भी मुझे लगता है सिखाने की जरूरत है, स्पोर्ट्स के कोर्सेज में, कि जो शक्ति आपके पास आती है, जो फेम आता है, नेम आता है, पैसा आता है, शोहरत आती है, लोग आपके पीछे भागते हैं, उसको कैसे मैनेज किया जाए, ये बहुत बड़ी चुनौती होती है खिलाड़ी के सामने। खिलाड़ी नहीं, किसी भी सेलिब्रिटी के सामने, मैं खिलाड़ी की बात नहीं कर रहा हूँ, उसको चुनौती है बहुत बड़ी। दूसरी बड़ी बात ये मुझे जो नजर आती है कि हमारे यहाँ की जो सामाजिक व्यवस्थाएं हैं वो इस तरह की हैं कि खिलाड़ी को ना चाहते हुए भी कई बार अपराध में आना पड़ता है। मैं एक फिल्म का उदाहरण आपको देना चाहूंगा, पान सिंह तोमर। अभी बात हो रही है सुशील कुमार की, लेकिन पान सिंह तोमर इतना अच्छा धावक था, तो पूरी मूवी बनी है। तो क्या वजह है कि पान सिंह तोमर को चंबल के भीड़ों में आकर भागी होना पड़ता? सिस्टम ने उसकी मदद नहीं की, उसकी अपनी जमीन जो थी उसको लेने के लिए उसको परेशान होना पड़ा, कई बार चक्कर काटे उसने, लेकिन सरकार की तरफ से, सिस्टम की तरफ से, प्रशासन की तरफ से जब उसको सपोर्ट नहीं किया तो आखिरकार उसको क्राइम के क्षेत्र में आना पड़ा, वो डकैत बन गया। पूरी एक फिल्म उसमें बनी हुई है, आपने देखी हो। तो ये जो मामला होता है उसमें कहीं ना कहीं सिस्टम भी हमारा दोषी है, उसको भी हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। हम नायक तो बनाते हैं, नायक बनाना भारत की शुरुआती से परंपरा रही है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हम कहते हैं नायक एक सचिन तेंदुलकर के तौर पर बन जाए, क्रिकेट का भगवान बन जाएगा, या कोई पॉलिटिक्स में आ जाएगा तो वो पॉलिटिक्स का पूरा कर देगा। तो ये नायक बनाने की परंपरा भारत में आदिकाल से रही है। राम के तौर पर, कृष्ण के तौर पर कोई आएगा तो हमारे सारे दुखों को हल लेगा, तो वो परंपरा जाने वाली नहीं है अभी आसानी से। लेकिन हम नायकों को ये भी सिखा पाए कि उनका समाज के प्रति क्या उत्तरदायित्व है, समाज उनसे क्या अपेक्षा करता है, और समाज उनको जिस तरह से हाथों हाथ उठा लेता है। अभी जो जैन साहब ने बड़ी अच्छी बात कह रहे थे कि हम नायक तो बना देते हैं, पर नायक के साथ ये दिक्कतें आ जाती हैं, और ये साइकोलॉजिकल उनको समझ में नहीं आता कि क्या वो जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। आप देखते हैं कई बार सीधा सेलिब्रिटी आता है और किसी गार्ड के लिए सीधा चपत लगा देता है, आपने सबने देखा होगा, उसका नाम नहीं ले रहा हूँ। तो वो जो एनर्जी है, उस एनर्जी को आप कैसे मैनेज कर पाते हैं, ये बहुत बड़ी चुनौती है। एक फिल्म और आई थी जन्नत नाम से, वो भी क्राइम और स्पोर्ट्स पर बेस्ड थी, फिक्सिंग पर बेस्ड थी। तो ये जो सिनेमा है उसने कहीं ना कहीं दर्शाया है कि जहां पावर आता है, चाहे वो पावर पॉलिटिक्स में आए, चाहे वो फिर मूवी फिल्मों में आए, पावर आएगा तो उसके साथ कहीं ना कहीं वो और बहुत सी चीजें भी लेके आता है। चाहे वो स्पोर्ट्स की बात करें तो उस पावर को संभाल पाना, उस पावर को सहेज पाना एक खिलाड़ी के लिए बड़ी भारी चुनौती है। हमारे यहाँ खेलों में ब्लैक मनी आया, आईपीएल के बाद सट्टा बाजार बहुत तेजी से आया, फिक्सिंग के प्रकरण है, और कोचेस को लोन शोषण के मामले हैं। अभी मैं देख रहा था सारी ये मेरी क्लिपिंग फाइल में, तो कई तरह की खबरें मुझे मिल रही थी और मैं उनको देखकर बड़ा ताज्जुब कर रहा था, महिला खिलाड़ियों को कोच से आकर कैसे बचाएं। तो एक बड़ी समस्या कोच के साथ भी है, बड़ा अच्छा आर्टिकल लिखा था शारदा उगरा जी ने। तो कोच के साथ भी बड़ी प्रॉब्लम है, कोच भी पावर है, उसको लगता है कि मैं पावरफुल खिलाड़ियों पर अपना एक आधिपत्य जमाना चाहता हूँ, कोच भी पावर में आ जाता है, फिर वो अलग ढंग से भेद शुरू कर देता है। एक और मैं एक कटिंग देख रहा था, सोना चौधरी की खबर थी मेरे पास, ये फुटबॉलर रही भारत की, और उन्होंने पूरा ये लिखा हुआ है कि किस तरह से कोचेज उनका शोषण किया और कोचों के कारण उनको आखिरकार फुटबॉल छोड़ना पड़ा। ये बहुत सी चीजें मेरे पास आई कि 4 खिलाड़ियों ने खुदकुशी की कोशिश की। तो ये जो पुराने मैं प्रोग्राम देख रहा था तो उसको देखकर लगता है कि कहीं ना कहीं भारत में हमने खेलों को या बाकी सारी चीजों को इस ढंग से बना के रखा है, एक उनको फ्रेम में तैयार कर दिया कि ये हमारे नायक हैं और ये कुछ गलती करेंगे तो, लेकिन ऐसा नहीं है। नायकों से भी गलती होती है, नायक भी इंसान ही है। हम और आपके पास जब इस तरह की कोई भी शक्ति आती है तो शक्ति को संभाल पाना मुझे लगता है बहुत कठिन है। और मैं ये मानता हूँ कि अगर स्पोर्ट्स को ठीक तरीके से
ठीक दिशा में ले जाया जाए तो ढेर सारे जो हमारे यहाँ का क्राइम का जो रेशियो है उसको कम किया जा सकता है। दुर्भाग्य से आज बात करें सुशील कुमार पर उस तरह के प्रकरण होने की, तो बल्कि होना उल्टा ये चाहिए, कभी ये भी विषय पर बात करें कि कैसे क्राइम को कम करने में स्पोर्ट्स की बड़ी भूमिका हो सकती है। ये बड़ा विषय है और इस पर अगर हम जगह जगह जाकर सेमिनार के माध्यम से उस बिखरी हुई ऊर्जाओं को एक स्रोत पाएंगे तो मुझे लगता है, क्योंकि देखिए एनर्जी का स्रोत है, कहीं ना कहीं वो जाएगी, डाइवर्ट होगी, वो पॉजिटिव जाएगी या नेगेटिव जाएगी। एक एनर्जी एपीजे अब्दुल कलाम बनाती और एक एनर्जी दाऊद इब्राहिम और ओसामा बिन लादेन भी बनाती। पूरा खेल एनर्जी का, तो एनर्जी को हम कैसे सही डायरेक्शन में डाइवर्ट करें, ये स्पोर्ट्स मैनेजर की भी जिम्मेदारी है। हमारी पूरी पॉलिसी और हमारी स्पोर्ट्स जो नीति है उसकी जिम्मेदारी है। बच्चा खेल में आने के बाद किस तरह से मीडिया में इंटरव्यूज के बाद, टेलीविजन में उसके लगातार इंटरव्यूज के बाद वो नायक के तौर पर और एक लोगों के बीच में सिंपल ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर बन जाता है। उस आदर्श खिलाड़ी को कैसे हम आदर्श नागरिक बनाएं, ये मुझे लगता है बहुत बड़ी चुनौती है। चाहे वो खिलाड़ी की बात करें, चाहे वो फिल्म की सेलिब्रिटी की बात करें, चाहे वो पॉलिटिशियन की बात करें, मैं केवल फिल्म खेल की बात नहीं कर रहा हूँ। उन सब चीज़ों में हमें ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी की जरूरत है कि नहीं, आपको भारत का 140 करोड़ लोग आपको अपना सिंबल मानते हैं, तो कृपया करके आप कोई भी ऐसी हरकत न करें जिससे आपका जो एक फ्रेम है। आप सुशील कुमार रो रहे हैं, देखिए कितना दुर्भाग्य, ओलंपियन इतना बड़ा खिलाड़ी हमारा रखा हुआ दिख रहा है, तो दुनिया में क्या संदेश जाएगा, भारत में क्या संदेश जाएगा उन नायकों के प्रति जिनको हमने बना के रखा हुआ है। इन सब चीज़ों को समझने की जरूरत है और उनके लिए उस एनर्जी को ठीक ठीक दिशा में फोकस करने की जरूरत है। अगर हम ये सब कर सके, मुझे लगता है कि खेलों की दिशा और दिशा बहुत जल्दी से बदलेगी। वो तक के बहुत से खिलाड़ियों के नाम में भी देख रहा था सर्चिंग करते हुए, तो लगातार वो क्रिमिनल उसमें एक्टिविटीज में शामिल हो रहा है। तो वापस कैसे लाया जाए, उसके अंदर को कैसे डाइवर्ट किया जाए, तो ये जो स्पोर्ट्स मैनेजर, स्पोर्ट्स पॉलिसी वाले हैं, जिम्मेदारी है, और जो लोग स्पोर्ट्स पढ़ा रहे हैं, जो स्पोर्ट्स एकेडमिशियन, उनकी भी जिम्मेदारी है। तो ये सब बातें अगर होंगी, मुझे लगता है खेलों की दशा जरूर भारत में बदलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत तैयारी से नहीं बैठ पाया हूँ, लेकिन मुझे तो विचार मन में नहीं, ठीक है आशीष जी, बहुत आपने की बात की, लेकिन खेल की जो समस्याएं हैं वो इतनी भी नहीं है। आपकी बात सच है कि यूनाइटेड नेशन भी, यूनेस्को भी स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट पे प्रोग्राम चलाता है। तो स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट में वो जाहिर सी बात है, जो थर्ड वर्ल्ड कंट्री है या जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं और जहाँ पे अशांति है, जहाँ पे क्रिमिनल एक्टिविटीज है, वहाँ पे स्पोर्ट्स को एज ए टूल यूज करता है फॉर डेवलपमेंट। आपकी बात ये सही है, लेकिन हम यहाँ पर आज जिस प्रसंग के लिए खड़े हुए हैं, वो एनर्जी तो ऑलरेडी पॉजिटिव तरीके से चैनलाइज हो चुकी थी। वो एक ऐसे खिलाड़ी बन चुके थे जो अभी तक हमारे कोई भी खिलाड़ी नहीं हुआ है, वो इस ऐतिहासिक मुकाम तक पहुंच चुके थे। लेकिन उसको संभालने की बात है, मैं यही तो कह रहा हूँ, उस एनर्जी को उसने जाके फिर वो संभाल नहीं पाया, उसके लिए आपको बहुत बड़ा हासिल कर लेते हैं। संभालने की जिम्मेदारी है ना कि हमको कैसे मैनेज कर पाए। जी, तो यहाँ पे जी, तो मैं यहाँ पर मैं प्रकाश जी से थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगी, क्योंकि प्रकाश जी आपने ओलंपिक्स है, वर्ल्ड कप है, आप एजेंसी फ्रांस प्रेस दुनिया की नंबर 1 न्यूज एजेंसी के आप जर्नलिस्ट हैं, आपको बहुत करीब जाने का मौका मिलता है खिलाड़ियों को और कवर करने का, जब वो तुरंत अपने एग्रेशन से निकल कर के आए होते हैं। वही कियोस्क पर आप उनको उनकी फुटेज लेते हैं, उनसे बात करते हैं। तो आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है? अब कृपया और लोग जरा म्यूट कर ले अपने माइक। जी स्मिता जी, मैंने रेसलिंग को जब से मैंने AFP, मेरी आवाज आ रही है? हेलो जी सर, जी सर। जी, तो रेसलिंग पे मैंने फीचर बहुत किए हैं, गुरु हनुमान अखाड़ा के ऊपर, अखाड़ा के में मड रेसलिंग के ऊपर 2002 में, कि कैसे मतलब अब मोस्टली हरियाणा और यूपी के लोग ही अपने बच्चों को गुरु हनुमान के अखाड़े में छोड़ जाते हैं, और वो शुरू से बच्चा 8-9 साल से शुरू करता है और 17-18 साल तक अपना करियर बनाता है रेसलिंग में, वहीं रहते हैं। रूटीन उनका ये होता है कि सुबह 4 बजे से उठते हैं और एक्सरसाइज करते हैं, उसके बाद अपनी बादाम घोटते हैं, दूध बनाता है, अपनी रोटी बनाते हैं, और उसके बाद उनका रूटीन होता है कि सो जाते हैं। फिर शाम को फिर 4 बजे उठते हैं, 8 बजे तक एक्सरसाइज करते हैं, फिर अपना खाना बनाते हैं, सो जाते हैं। इनका जो रूटीन है वो यही है। और उस बीच में ना वो किसी स्कूल में जा रहे हैं, जो मेरा मतलब मैं रेसलिंग में, अगर मुझे लगता है कि ये लोग मतलब रेसलर्स जो हैं
कुछ एक रेसलर मुकाम पा पाते हैं, मेडल मिलते हैं, अवार्ड जीतते हैं, लेकिन जो उसके नीचे के रह जाते हैं लोग, उनके लिए जो 17-18 साल तक आपने सिर्फ रेसलिंग की है, बॉडी बनाई है, तो उसके बाद आपके पास कोई विकल्प नहीं है। और आपने देखा होगा जितने भी बाउंसर होते हैं, मेरे को कोई बाउंसर नहीं बनाएगा, मेरा पेट निकला हुआ है ना, वो बाउंसर क्या चाहिए, बाउंसर चाहिए जिसकी बॉडी बनी है। और ऐसी कई सारी एजेंसीज हैं जो सिर्फ अखाड़ों में ही नहीं जाती, वो जितने भी बॉडी बिल्डिंग और जो जिम्स हैं ना, मतलब ये मेरे भांजे का बता रहा हूँ, मेरे भांजे की बॉडी अच्छी है, जिम में जाता था, और अभी जर्नलिस्ट है वो भी, लेकिन उसके बाद उसके पास 2-3 एजेंसीज आई कि चलो आप पार्ट टाइम जॉब कर लो, एक बाउंसर का कर लो, क्योंकि आपकी बॉडी है। उसने बोला नहीं मुझे इस बदमाशी में नहीं पड़ा, कह रहा नहीं आपको बस खड़े होना है, ठीक है। तो जब आपने पूरी जिंदगी का मतलब अपने जो यूथ जो शुरू जिसमें आप पढ़ते हैं, मान लो यूपीएससी का जो तैयारी कर रहा है, वो उसका आईएएस में अगर नहीं होता है तो फिर भी पढ़ा लिखा होता है, वो अपनी एनर्जी को कहीं और कर लेता है। जब आपने 18-20 साल तक सिर्फ बॉडी बनाई है, तो आपके पास, और बॉडी मतलब मारना, लड़ना, कुश्ती, आपके पास स्किल ही वही है, तो आपको ले दे के जो ऑप्शन बचता है, या तो आप घर से अच्छे हैं, आप खेती में कहीं पर काम कर रहे हैं, क्योंकि आप जितने भी रेसलर गुरु हनुमान के अखाड़े में देखे हैं या चंकी राम में देखे हैं, या जितने भी लोकल अखाड़े में हैं, मतलब जिम में तो शहरों के लोग जा रहे हैं, जितने भी अखाड़े हैं जो पहलवान बनाते हैं, वहाँ पर सब ग्रामीण बैकग्राउंड से लोग आते हैं, खेत हैं, ये है आते हैं। लेकिन जब शहरों में आके इस ढंग से कर रहे हैं, उनके पास ऐसे एलिमेंट पहुँचते हैं कि आप हमारा ये ज्वाइन कर लो, और ऐसी एजेंसीज है जो बाउंसर प्रोवाइड करवाती हैं, ठीक है ना। तो मोस्टली जो मेरा मानना है कि इस रेसलिंग में जो कुछ और ऑप्शन ना होने के बाद अगर आप एक मुकाम तक नहीं पहुंचे तो आप इन चीज़ों में लिप्त हो जाते हैं, ये मेरा मानना है। क्योंकि ये मेरे भांजे ने मुझे बताया कि उसके बाद 2-3 लोग आए हैं कि ऐसे आए हैं कि आप हमारे साथ बाउंसर बने, ठीक है। तो ये मतलब हम लोग सुशील कुमार से मतलब कोई भी नहीं जानता, लेकिन हो सकता है सुशील हर केस में ना जाते हो, लेकिन उनका एक सिंडिकेट चलता हो, वो प्रोवाइड करवाते हो बाउंसर, वो उनके क्योंकि चेले हैं, और लड़ाई भी इसी बात का है, प्रॉपर्टी खाली करवाने की बात है। तो मैं इसमें बिल्कुल इमोशनल नहीं हूँ कि वो जीत गया, उनको हीरो बनाया, ऐसा नहीं है। अगर वो किसी सामने आके नहीं रहते लेकिन पीछे से करते, उनके फादर इन लॉ सतपाल सिंह कोच थे, तो इस सब का बड़ा इन्फ्लुएंस है। और पीछे एक बार आया भी था कि किसी नर्सिंग का या किसी और का, नरसिंह यादव का कटा था, कुछ बड़ी 2012 है ना। तो ये जो चीजें हैं, मतलब इन सब का समावेश ऐसा है, और मुझे ये मानना है कि और किसी खेल में हो आप नवजोत सिंह सिद्धू का एग्जाम्पल आया, तो वो कोई एक केस हुआ, मेरे साथ भी हो सकता है। लेकिन जब मैं रेसलिंग में पार्ट टाइम में मैं बाउंसर बन के जाता हूँ, तो मैं 4 लोगों के साथ हूँ, और मेरी मारने की किसी ने मुझे मार दिया, तो वो गुस्सा जो है, क्योंकि मुझे मारना ही आता है, मैं फिर बाद में जाके मारूंगा। तो ये जो प्रवृत्ति है ना, मेरे ख्याल से लगता है रेसलर्स में ज्यादा है। और अगर आपका रेसलिंग में कोई आपका करियर नहीं बना, तो एक ही ऑप्शन रह जाता है कि आप ऐसे गैंग ज्वाइन करें, ठीक है। ये मैं गैंग ही बोलूंगा। और जहां तक सुशील का मामला है, मेरे को लगता है कि ये कोई सिंडिकेट चलाते हैं, क्योंकि लड़ाई का मामला वही है, फ्लैट खाली करवाओ, ये करवाओ, मामला यही है, ठीक है ना। आपने इंटेंशन नहीं रखी, लेकिन आप एक गुस्सा मारो, आप गलत जगह लग गया तो आदमी मर गया ना। मतलब पहलवानों में बॉडी बहुत अच्छी दिखने से ऐसा नहीं होता कि आदमी मरता नहीं, मजबूत है। हाँ, मजबूत है। एक आपके वीक पॉइंट्स होते हैं, वीक जगह होती है जहाँ पे आप मारने से आप जा सकते हो। तो ये मुझे ये लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं ये लिप्त है, चाहे खुद ना रहते हो, पीछे रहते हो, लेकिन लड़ाई जो है वो इसी बात की। जी, शुक्रिया प्रकाश जी, आपने बड़ी इम्पोर्टेंट बात बताई। और नरसिंह यादव 2016 का जो रियो ओलंपिक था, सजवान सर, पीयूष सर, लव सर, मेरा एक छोटा सा प्रश्न ये है कि अगर 2016 के नरसिंह यादव प्रकरण पर ईमानदारी से अगर जांच हुई होती, तो क्या ये सब नहीं था, घटना होने से रुक जाती? अब तीनों से प्रश्न है, जवाब देते हैं जी। मैं चाहूंगा साजवान साहब दें इसका जवाब। हाँ जी जी, अपना वीडियो सर ऑफ कर दीजिए, आपकी आवाज। जी जी सर। जी हाँ, सुशील, सतपाल जी, सबके बहुत जी, और जो हुआ था
दिन तक रिपोर्ट बना छपी, खामियाजा ये बना कि तो वो मुस्तफा हो गए, ये इसकी बात क्यों वो तो मैं कह सकता हूँ कि शायद वो प्रकार था, वहां से कुछ लोगों उल्टी गिनती शुरू की और नर्सिंग उस वक्त फॉर्म में था कि ओलंपिक गोल्ड की हम उम्मीद हुए थे, लेकिन अदरवाइज वो कोई मेडल जो लेता था, लेकिन नर्सिंग के साथ जो बहुत बुरा हुआ था और आगे बहुत सारे पहलवान साथ हुआ। सुशील की डिग्री में पहलवान थे, परवीन राणा को भी भुगत पड़ा इनका है, लेकिन इसमें ना मैं तो खेल मंत्रालय का भी भूमिका थी कि उनके प्रति खामोश रहे, कोई नरसिंह यादव वाला जो प्रकरण भारतीय नया मोड़ दे दिया। सुशील कुमार शायद उस दिन से लोगों के चाहने वाले तो कम हो गए थे, लेकिन सुशील कदापि था कि जिसे हम दोष बोलने की है जिसमें दोषी यादव के जो मिलाए जो प्रकट होता था उसको कुछ नहीं, लेकिन आगे बढ़ी वो बहुत जैसे बता कि चल पाऊंगा नहीं किसी पैसा अच्छी पदवी नाम सर आप आवाज कट रही है, सर आपकी आवाज बेहद कट रही है। हाँ कट रही है, बेहद बहुत ज्यादा कट रही है, तो और थोड़ा सा हाँ मुझे बोलने दीजिए। अच्छा ठीक है, जी जी लाओ सर, लाओ सर एक तो अनम्यूट कीजिए अपने को अनम्यूट कीजिए सर, अनम्यूट सर। देखिए जहाँ पे माइक बना ना क्रॉस बना उसको दबाइए सर। सर कोई है आपके साथ असिस्टेंस के लिए? सर लाओ सर, कोई है आपके साथ? आपकी आवाज नहीं आ रही है सर, आप अनम्यूट कीजिए अपने को। ओके सर, सर लेफ्ट हो गया। मेरा जैन सर, मैं आपके पास वापस आ रही हूँ मैं कि मैं ये कहना चाह रही हूँ कि ये जो पूरा प्रकरण है, या अभी सलमान जी ने जिन बिंदुओं पर प्रकाश डाला कि जो SGFI है, स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया है, या वो रेलवे में थे, रेलवे से डेपुटेशन पर आए और यहाँ पर एक बड़ा ल्यूक्रेटिव चूंकि पावर भी है, पैसा भी है, और यहाँ पर जैसा जितनी मैं रिपोर्ट पढ़ रही थी कि उनका एक छत्र राज्य था, कोई आवाज नहीं वो करते थे। मतलब ऐसा भी सुनने में आया है, कितना सही है गलत है मुझे अंदाजा नहीं, कि जो वहां पर जब सतपाल सर की रिटायरमेंट थी तो वहां जो जितने लोग हैं उनसे मतलब जबरिया एक बड़ा कंट्रीब्यूशन देने के लिए भी चीजें कही गई, मतलब जो भी चीजें हैं, बड़ी सारी चीजें हो सकती हैं। तो ये जो पूरा इतने दशक तक, इतने समय तक ये सब चीजें चल रही हैं, क्या स्कूल गेम फेडरेशन में जो हमारे केंद्र सरकार है या राज्य सरकारें हैं, क्या यह दोषी नहीं है कि वो इतनी सारे जो अव्यवस्था है उसको अनदेखी किए जा रहे हैं? सर मैम देखो, मैं साजवान सर से पूर्ण रूप से सहमत हूँ। होता क्या है कि जो बातें आपने कही, मेरा मानना क्या है, जब किसी के स्टार चलते हैं ना तो ऐसे ही चलते हैं। इस देश में सभी के साथ ऐसा है, केवल सुशील जी या सतपाल जी फैमिली के साथ नहीं है, सबके साथ भी ऐसा होता है कि जिसके पास पावर आई उसने अपनी पावर का भरपूर उपयोग किया। सुशील जी का नाम जैसे प्रकाश सिंह जी भी बता रहे थे कि पहले भी कई केसेस में आया, लेकिन उन केसेस किसी ने गौर ही नहीं किया गया। जैसे नरसिंह यादव वाला मैटर होता तो शायद वहीं गवा दिया जाता। तो मैं इस बात से सहमत हूँ भाई प्रकाश जी की बात से, साजवान जी की बात से,
कि होता क्या है कि जब आपके पास पावर चलती ना, अब जिन लोगों को इन पर निर्णय लेने थे मिनिस्ट्री में, उन्होंने कभी निर्णय नहीं लिए। दबे पांव ये बातें हैं। एसजीएफआई से जुड़े हुए लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि एसजीएफआई किस कदर भ्रष्ट संस्था बनी हुई थी और किस तरह से आज ही बनी हुई है। लेकिन क्या इस देश के कर्णधार, जो खेलों के कर्णधार हैं, उनमें किसी के अंदर एक क्या बोलते हैं हिम्मत है कि वो अपनी एसजीएफआई के खिलाफ कोई कार्रवाई कर सकें? अभी बीच में सारा प्रकरण आया कि उस प्रकरण में बात हुई कि एसजीएफआई की मान्यता कुछ समय के लिए रद्द कर दी गई। देश में खुशी की लहर दौड़ गई थी खेल जगत में कि अब तो सब कुछ सही हो जाएगा। लेकिन फिर वही हुआ कि थोड़े 6 महीने बाद, 8 महीने बाद वो फिर मान्यता को बहाल कर दिया गया। क्या है सिस्टम को समझने की चीज है कि एसजीएफआई नहीं तो फिर कौन देखेगा स्कूल गेम्स? भाई आज सरकार ये कहती है कि यदि हम एसजीएफआई को भंग कर दें तो क्या हमारे खेल मंत्रालय के पास इतनी ताकत है कि वो खुद ही पूरे देश का स्कूल गेम्स चला लेगी? मैं चूंकि खुद ही सरकार में संस्था हमारी एज ए राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन संस्था का दर्जा मिला हुआ है और हम लोग इस बात को अक्सर इन प्लेटफॉर्म्स पर रखते हैं जब भी हमारी बात होती है कि हमको नए विकल्प तलाशने होंगे। अब जैसे खेलो इंडिया हो रहा है, तो खेलो इंडिया में क्या है? साजवान जी बेहतर रूप से जानते हैं, सभी लोग बेहतर रूप से जानते हैं कि खेलो इंडिया में एसजीएफआई की जो टॉप टीमें होती है उनको बुला के खेलो इंडिया कराते हैं। यूनिवर्सिटी गेम्स में क्या होता है कि यूनिवर्सिटी का जो खेलो इंडिया हो रहा है उसमें एआईयू की जो टॉप क्लास टीम है उनको उतार दो। सारा सिस्टम में बदलाव कहाँ आ रहा है? हम ग्रास रूट पे कहाँ बात कर रहे हैं? तो दो चीजें बहुत क्लियर हैं बताने वाली। जी, दो चीजें बहुत ज्यादा क्लियर हैं कि क्या कोई सी भी फेडरेशन हो, पैफी हो, एसजीएफआई हो या कोई और संस्थाएं हो, इनके जो चलाने वाले लोग हैं वो लोग, मुझे याद आता है कोर्ट किसी ने कहा था कि हम किसी प्रतिभावान उभरते हुए राजनीतिज्ञ को हमेशा अपनी फेडरेशन का प्रेसिडेंट बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? उसके पीछे कारण क्या है? कारण ये है कि हमारी फेडरेशन को आगे बढ़ाने में, उस खेल को आगे बढ़ाने में वो राजनीतिक अपनी भूमिका अदा कर सके। लेकिन होता क्या है, जब तक वो कुर्सी पर रहता है तब तक तो वो उस खेल की मदद करता है, बाद में वो उस खेल के द्वारा अपने प्रभुत्व को दिखाना चाहता है। कई एग्जाम्पल है हमारे पास, जैसे विजय कुमार मल्होत्रा जी रहे, काफी टाइम तक उन्होंने आर्चरी में रहे। कई सारे प्लेयर हैं जो लाइफ टाइम कई सारे गेम्स में रहे, कई सारे गेम्स में लाइफ टाइम रहे। तो मेरा मानना क्या है कि जब आप खेलों की यदि सच्चे मन से सेवा करना चाहते हो तो जब तक आप में ताकत है तब तक करो। जिस दिन आपकी ताकत खत्म हो जाए आप उस खेल को दूसरे ताकतवर आदमी को दे दो। लेकिन होता क्या है कि आदमी ने जब तक ताकत थी तब तक सेवा करी, और जब वो डाउनफॉल पर आया तो वो उस खेल से अपनी सेवा करवाता है। वो चाहता है कि जब मैं ताकतवर था तब मैंने इस खेल की सेवा करी, अब जब मैं रिटायर हो गया हूं, जब मेरे पास पावर नहीं है, तो इस खेल के द्वारा जो शक्ति मिल रही है मुझे, उस शक्ति का उपयोग गाड़ी घोड़ा बंगला, लोगों की नमस्ते फूल मालाएं, ये सब चीजें मुझे ये खेल देता है। और जायज भी है उनका मांगना, लेकिन खेलों के लिए जायज नहीं है। उनके लिए तो जायज है कि चलो उन्होंने उस समय सेवा करी थी, आज उनको जरूरत है, बट खेलों के विकास के लिए चीज, उसमें क्या होता है, एक ही आदमी 45 साल तक, 50 साल तक, 30 साल तक एक खेल का प्रभुत्व रहता है। आज मुझे मतलब मैं तो कभी इस बात को मानने में संकोच नहीं करता हूँ। हमारे पैफी के प्लेटफॉर्म पर मुझे लोगों ने कहा कि आपके जो स्टेट के लोग हैं वो मठाधीश न बने, ऐसा रिव्यू सिस्टम डेवलप करना। तो मठाधीश बनने की परंपरा, चाहे वो सतपाल जी मठाधीश बने हुए, सतपाल जी ने अपने बाद सुशील को मठाधीश बना दिया हो, और मेरे से पहले जो भी वक्ता थे हमारे मीडिया से भाई थे, उन्होंने साफ कहा और बड़ी अच्छी बात कही कि भाई तुम मठाधीश तो बन गए और तुमको नॉलेज पावर भी मिल गई, देश ने तुम्हें बहुत कुछ दिया, बट समाज को आप क्या देते हो? क्या हमारे जितने भी ओलंपिक मेडलिस्ट हैं, जितने भी 10-12 पूरे देश भर के ओलंपिक मेडलिस्ट हैं, वो समाज को फ्री में कुछ दे रहे हैं? वो एक कार्यक्रम में जाने के 50 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, 15 लाख रुपए मांगते हैं, चाहे वो कार्यक्रम सामाजिक हो या वैसा हो, जहां उनको फायदा दिखता है वहां वो हमेशा खड़े रहते हैं। तो जो लोग ओलंपिक मेडलिस्ट हो गए, जो लोग पावर में पहुंच गए, जो लोग गए, क्या वो लोग
भी सामान्य जन के रूप में आता है। मैं यहाँ पर एक एग्जांपल देना चाहता हूँ मैडम, और ये हमारी खेल की जो पूरी प्रणाली है उस प्रणाली में बहुत सटीक बैठता है। मैं नॉर्वे एम्बेसी में एक मीटिंग के लिए गया था, खेलों पर परिचर्चा थी, हम लोगों को भी बुलाया गया था, और उस परिचर्चा में अभिनव बिंद्रा वाज द चीफ गेस्ट। एंड यू नो अभिनव बिंद्रा स्टेटस, ही इज द ओनली पर्सन हु इज हैविंग अ गोल्ड मेडल। तो वहां पर नॉर्वे ओलंपिक कमेटी के सेक्रेटरी भी आए हुए थे, जैसे अपने राजीव मेहता जी वहां से भी आए हुए थे। तो उन्होंने मंच से बात कही, जैसे अपने यहाँ पे भी अभिनव बिंद्रा आ जाए तो मतलब लोगों की भीड़, धक्का मुक्की सब कुछ हो जाएगा, लेकिन वहां पर अभिनव बिंद्रा को रिसीव करने के लिए भी कोई गेट पे नहीं गया। ये मेरे सामने की बात है, और कोई बुके नहीं, कोई फ्लावर नहीं, सिंपली आया, स्पीच दी और चले गए। तो नॉर्वे के ओलंपिक जो कमेटी के जनरल सेक्रेटरी थे, उन्होंने कहा कि हम लोगों के जिस सोसाइटी में हम लोग रहते हैं उस सोसाइटी बोले 15 ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट हैं, शाम को सब्जी खरीदने जाते हैं, नीचे पानी की बोतल खुद ही खरीदते हैं और खुद ही उठा के पीते हैं। हमारे यहाँ कितने मेडलिस्ट इतना कर रहे हैं कि वो खुद जाके सब्जी लेने चले जाएंगे। क्यों? बात वहीं आ जाती है जो मैंने शुरुआत में जिक्र किया था कि नायक, हमने उसको नायक बना दिया। अब यदि सुशील बिना सिक्योरिटी के, मैरी कॉम बिना सिक्योरिटी के पब्लिक में चली जाएगी तो ऐसा लगेगा उनका भी अपना जायज हक है कि वो उनको नहीं जा सकते वो। तो हमको सबसे पहले नायक वगैरह बनाने की परंपराएं बंद करनी पड़ेंगी, और हमको ग्रास रूट पर काम करना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा खिलाड़ी तैयार करने पड़ेंगे। और जो बात भाई साहब ने कही थी हमसे कि खिलाड़ियों को भी जब वो सत्ता में आए, जब वो पावर में आए, तो उनको सामाजिक दायित्वों को निर्वहन करना चाहिए कि देश हमें देता है बहुत कुछ, हम भी देश को कुछ दें। भाई देश ने तो दिया आपको, ताकत दी, आपको पैसा दिया, आपको शोहरत दी, इज्जत दी, तो आप देश को क्या दे रहे हैं? देश को आप कुछ नहीं दे रहे। क्या आपका देश में योगदान है? आप बहुत सारे प्लेयर्स को देख लीजिए, दुती चंद जैसे प्लेयर हैं जो अभी नए उभरते हुए हैं, बस मीडिया का जिसके ऊपर हाथ पड़ेगा उसी का बेड़ा पार हो जाएगा इस देश। सर, मैं पीयूष जी आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि आपने कहा कि हमें नायक नहीं, हमें स्पोर्ट्स कल्चर को डेवलप करना है। मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ। मैं यहाँ पे सोनीपत में जहाँ रह रही हूँ, जिस सोसाइटी में हूँ, उसके साथ वाले टावर में ही बजरंग पूनिया जी का घर है। नीचे वो रहते हैं और ऊपर हम रहते हैं। तो हम जहाँ अपने कमरों को मैं पर्दे खोल करके बाहर की रोशनी आने दे रही हूँ, उनके घर में चारों ओर काली दील लगी हुई है, सारी शीशों पर सारी चीजें हमेशा बंद रहती है। तो ये जो एक्सक्लूसिव, अपने को एक्सक्लूसिव बनाने का ये जो प्रयास है, मुझे लगता है कि आप चूंकि फिजिकल एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, मैं एक ऑब्जर्वेशन और यहाँ पे आपको देना चाहूंगी कि स्कूल हो या कॉलेज हो, वहां पे जो पीटीआई, जैसे मतलब मेरे समय में पीटीआई बोलते थे, अपनी क्या डेजिग्नेशन मुझे मालूम नहीं, जो पीटीआई होते थे, या कॉलेज में भी जो स्पोर्ट्स के जो खास तौर पे जो खिलाड़ी होते हैं, उन्हें कॉलेज का प्रिंसिपल हो या स्कूल का प्रिंसिपल हो, मसल पावर की तरह यूज करना वहां से शुरू कर देते हैं। यानी कहीं पे भी एक उस तरह का प्रेशर बनाना है, चाहे स्कूल में हो, पीटीआई जो होता था उसका भी काम यही होता है, और कॉलेज में आई तो कॉलेज में चाहे मैं पढ़ने के समय रही हूँ या अभी पढ़ा रही हूँ, तो मसल पावर जो है वो एक ट्रेनिंग के तौर पे होता है कि जहाँ डराना है, धमकाना है, प्रेशर बनाना है, आपको उस ब्रिगेड की तरह इसको यूज करना। तो मुझे लगता है कि ये जो हमारे जो स्पोर्ट्स एजुकेशन है, उसमें भी जो वैल्यू इनकल्केशन है, ये जो सोसाइटी वाली बात आ रही है, ये वैल्यू इनकल्केशन इसमें होना मुझे लगता है कि सर बहुत 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 जरूरी है यहाँ पर जो हमारी स्पोर्ट्स एजुकेशन है। तो मैं इस बीच में स्वागत भी करूंगी डॉक्टर सुभद्रा जी का, जो रायपुर विश्वविद्यालय से हमारे बीच में जुड़ी हैं। आप परसों की हमारी विशिष्ट वक्ता हैं। यात्रा आपकी पुस्तक है, कैलाश मानसरोवर पर आपकी पुस्तक है, जिस पर हम परसों बात करेंगे। आप आई, मैं आपकी आभारी हूँ। तो मैं इस चर्चा को जो मैं समापन की ओर ले जाना चाह रही हूँ कि जो हम पूरा ये हमारे परंपरा देख रहे हैं, मैं गांधी जी का एक उदाहरण देना चाहूंगी। गांधी जी ने जब दक्षिण अफ्रीका गए, तो दक्षिण अफ्रीका में जाकर उन्होंने एक ऐसे खेल का क्लब बनाया जो दुनिया में सबसे ज्यादा आक्रामक है, एग्रेसिव खेल है, यानी फुटबॉल का। उन्होंने 3 जगह पे पैसिव रजिस्टर नाम से उन्होंने 3 फुटबॉल क्लब
प्रेटोरिया में, जोहानिसबर्ग में और डरबन में ना निकले। तो वो उन्होंने फुटबॉल की ताकत को पहचाना, खेल की ताकत को पहचाना कि किस तरह से लोगों को जोड़ना है और अपनी बात चलाने। लेकिन जब वो फुटबॉल का खेल होता था, उसके बीच में जब ब्रेक होता था, तब वो नॉन वायलेंस का प्रचार करते थे। ये बड़ी हैरानी की बात है कि दुनिया के सबसे वायलेंट खेल में जाकर के वो नॉन वायलेंस का प्रचार कर रहे हैं। खिलाड़ी को कह रहे हैं कि लेस एग्रेशन से खेलो, लेस एग्रेशन से खेलो, यानी एग्रेशन ऐसा ना हो जहां पे आप अपना आपा खो बैठे। तो मुझे लगता है कि जिनके लिए गांधी इररेलेवेंट हो रहे हो, लेकिन ये जो एक दूरदर्शिता जो एक उनमें रही कि जो एग्रेशन है, जो किलिंग इंस्टिंक्ट है, जो ऑन द फील्ड आपका एक बड़ी वैल्यूबल चीज है, ऑफ द फील्ड में उसे कैसे कैरी करना है, कैसे उस पर नियंत्रण रखना है, यह बहुत ही मार्के की बात है। और ये मुझे लगता है कि हमारे एजुकेशन का एक हिस्सा होना चाहिए। और लॉ सर की बात बीच में बार कर रही है, सुशील कुमार आप ही के स्टूडेंट रहे हैं, नोएडा कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन के ही सुशील कुमार स्टूडेंट रहे हैं, लेकिन आपका चूंकि बार बीच में संपर्क कर रहा है, तो मैं ये आखिरी 5 मिनट आप में से कोई भी इस पर कोई आखिरी 5 मिनट जी। लो सर बोलिए आप कुछ। सर अनम्यूट कीजिए अपने आप को। सर वो एक असिस्टेंस चाहिए होगा हमको। सर अनम्यूट करना होगा सर माइक है ना, माइक को दबाना होगा। सर नहीं वो कर पाएंगे, वो कोई अभी असिस्टेंस नहीं है। संदीप सर आप कोई फाइनल वर्ड देना चाहें सर? मैं यही कहना चाहूँगा कि जैसा कि सभी वक्ताओं ने कहा है, तो ये नायक वाली जो प्रवृत्ति है, इस पर हमें लगाम लगानी होगी। और इन पर जैसा कि ये बताया गया है कि एक छत्र राज इनका चलता था, तो सरकारें सो रही थी, क्या कर रही थी, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। तो सरकारों को इस तरफ ध्यान देना होगा, चाहे कोई भी गेम हो। ऐसा और भी गेम्स में कई बार देखा गया है, क्रिकेट में और गेम्स में भी देखा गया है कि कुछ खिलाड़ी खेल से बड़े हो जाते हैं। तो ऐसी प्रवृत्ति ना आ पाए, उसका हमें ध्यान रखना चाहिए। जी सुभद्रा जी, हाँ प्लीज, मैं आपके पास आई रही थी कि आप भी, मैं सुनना चाहूंगी आपको जी। स्मिता जी, मैं बहुत मैं आती हूँ कि मैं कार्यक्रम में शुरू से नहीं आ पाई। कोई बात नहीं। सुभद्रा जी आप भी लेफ्ट कर गई। मुझे प्रार्थना देखिए, प्रार्थना हजारिका, स्पोर्ट्स कमेंटेटर, दूरदर्शन गुवाहाटी। प्रार्थना है क्या? प्रार्थना का मुझे अभी मैसेज दिखा। प्रार्थना हमारे साथ पैफी के एक कार्यक्रम में भी हम लोग साथ थे जी। सुभद्रा जी, हाँ जी, अनम्यूट कीजिए सुभद्रा जी। मैं इस कार्यक्रम में आ नहीं पाई, मुझे इसलिए बहुत अच्छा है कि बहुत अच्छे व्याख्यान हुए होंगे। पर आखिरी में तो कुछ मैंने सुना जिस पर ये कार्यक्रम था, तो अगर हम सुशील कुमार को लेकर के बात करते हैं, सुशील कुमार ने जो भी किया है, तो मुझे इस प्रकरण को लेकर के ये समझ में आता है स्मिता जी कि ये जो खिलाड़ी हैं, और खास करके ऐसे गेम्स जो अग्रेसिव होते हैं, चाहे वो कुश्तीबाजी हो, चाहे मुक्केबाजी हो, इनकी मनोवैज्ञानिक रूप से काउंसलिंग करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इनका खेल ही आक्रामक होता है और ये कहीं ना कहीं अपने आप को बिल्कुल शक्तिशाली समझने लगते हैं और इनको लगता है कि सबको ये आसानी से पटक नहीं दे सकते हैं और एक प्रकार से ये कहना चाहिए कि एक डॉन उनके अंदर पैदा होता है। तो सरकार को बिल्कुल चाहिए कि इस प्रकार से आप देखिएगा कि क्रिकेटर्स के लिए उनकी बाकायदा रूल्स में काउंसलिंग की व्यवस्था होती है। हर बार वो जब गेम के लिए उतरते हैं तो उनका मतलब मनोबल बनाए रखने के लिए है ना काउंसलिंग की जाती है। तो इस प्रकार के जो गेम्स हैं उसमें भी चाहे वो फिर किसी भी प्रकार के गेम हो, काउंसलिंग की व्यवस्था होनी चाहिए। क्योंकि इसके पहले मैंने देखा है कि कुश्तीबाजी, मैं नाम उसका भूल रही हूँ, उसके साथ भी यही हश्र हुआ था कि वो देखिए कि गैंगस्टर से इनके संबंध अगर आ रहे हैं तो कितनी दुखद बात है। इन लोगों की मानसिकता ऐसी क्यों बन जाती है? तो ये पावर गेम हो जाता है गेम छोड़ करके। तो एक काउंसलिंग तो इन लोगों की बिल्कुल होनी चाहिए, मुझे लगता है मनोवैज्ञानिक जरूरत है ताकि ये अपनी औकात ले, गेम को गेम के तौर पर देखें।
बस स्मिता जी 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 जी, बहुत अच्छी आपने बात कही और मुझे लगता है कि पीयूष सर इस बात से एग्री करेंगे कि स्पोर्ट्स साइकोलॉजी बड़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज होती है। और ये जो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी है या मेंटरिंग है, बीसीसीआई बड़ा वेल ऑर्गेनाइज्ड एक सिस्टम की तरह चलता है, तो हमें क्या सबक लेने की जरूरत इनसे नहीं है। बीसीसीआई को हम 10 चीजों के लिए खोज सकते हैं, लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने स्पोर्ट्स साइकोलॉजी की कि ये मनोवैज्ञानिक उनका जो काउंसलिंग है वो बहुत बहुत जरूरी है खिलाड़ियों के साथ। फाइनल और आउट कोई कहना चाहे, वरना हम इसको समाप्त कर रहे हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ जी, जो सुमित्रा मैम ने अपनी बात रखी स्पोर्ट्स साइकोलॉजी की, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी एक अपने आप में बड़ा क्षेत्र है, लेकिन बात फिर भी वहीं आकर अटकती है कि जैसे ही एक प्लेयर मेडल लेके आता है किसी भी एक गेम में, वो कॉमनवेल्थ से स्टार्ट कर ले और यदि कहीं ओलंपिक में मेडल लेके आया, उसके बाद वो स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट को भी खुद ही सिखाता है कि तुम मुझे ये सिखाओ। न्यूट्रिशनिस्ट को भी बताता है कि तुम न्यूट्रिशन में मैंने ये खाता हूँ, मैं आपको झूठ नहीं बोल रहा हूँ। एब्सोल्युटली। स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट तो उसके आगे जाके बस भाई वो नायक है, वो हमारा हीरो है, वो हीरो यदि 5वीं मंजिल से कूद के छलांग लगा रहा है तो लगा रहा है, उसको आप ये नहीं समझा सकते। आप क्या समझते हो? मैंने अपने वक्तव्य में शुरुआत में जिक्र किया कि जब सुशील 2010 में पैफी के कार्यक्रम आया और 1 घंटा 45 मिनट रहा, तब वो रियल स्टार था, मेडलिस्ट था, तब मेडलिस्ट था वो। 1 घंटा 45 मिनट में मैंने 1 मिनट के लिए, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि जैसे ही सुशील जी गाड़ी से उतरे, मैंने उन्हें रिसीव किया और रिसीव करने के ही मुझे सुशील जी ने बोला कि पीयूष जी मैं 10 से 15 मिनट रुकूंगा। मतलब ये मैं अपने खुद बोल रहा हूँ। और उसी समय मेरे मोबाइल पर गुरुजी सतपाल जी का फोन आता है कि पीयूष जी सुशील पहुंच गया। बोले हाँ, बोले उसको बोला रुके मैं आ रहा हूँ। तो बोले मुझे 40 मिनट लगेगा आने में छत्रसाल स्टेडियम से। तो मैंने सुशील जी से, हम लोग चल ही रहे थे, हम हॉल की तरफ जा रहे थे, तो मैंने सुशील जी से कहा कि उसके कान में कि गुरुजी आ रहे हैं, छत्रसाल से चल गए। उन्होंने कहा वो रुके। तो ये सम्मान था गुरु के प्रति सुशील का। तो उसने कहा कि नहीं नहीं, जब तक गुरुजी आएंगे नहीं तब तक मैं जाऊंगा नहीं, और जब तक गुरुजी वहां बैठे रहे तब तक नहीं। स्पोर्ट्स से सारी चीजें सिखाता है, स्पोर्ट्स सारी चीजें सिखाता है। ये सारी चीजें, सम्मान देना, दृढ़ विश्वास, त्याग, तपस्या, सब सारी चीजें। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है कि कुछ समय बाद जब वो ताकत आती है, जब वो मेडल आता है और जब पूरा देश उसके ऊपर निर्भर हो जाता है, तब दम्भ आता है, तब अहंकार आता है, तब हमारे अंदर गलत प्रवृत्ति आती है। आप देखो ना, शुरुआत में मैंने ये बात कही कि कितने प्लेयर हैं। सुशील का तो मैं हमेशा एग्जांपल देता था कि इंडिया का एकमात्र ऐसे आदमी है जिसने 2 मेडल ले लिए। अदरवाइज तो आप देखो जितने भी मेडलिस्ट हैं, 1 मेडल आया, सेटल जिंदगी। अब क्या करना, अब तो बाकी सारी चीजें तो होती रहेंगी। कोई नहीं खेलना चाहता है, सिर्फ पावर पैसा है। मैं साजवान सर, आप कुछ फाइनल कमेंट्स करें? जी सर, मैं सुशील के मामले में कहना चाह रहा था, वो वैज्ञानिक तौर पर शरीर से मजबूत था, दिल दिमाग से मजबूत था, उसकी कौन साल लाया, ये बहुत की बात है। ये पता करने की जरूरत है कि उसके पीछे स्वास्थ्य क्या यहाँ आया, SGFI का प्रेसिडेंट बना, और उसके बाद इन सब कॉन्फ्लिक्ट हुए। जो की बात हो रही है, ये कुछ नहीं है। सुशील के पीछे जो चीज होती है बहुत, लेकिन अचानक 5 साल में बिगड़ गया। इसके दोस्त मैं जानता हूँ, आप बताऊंगा और लिख बताऊंगा। अब लास्ट स्टेटमेंट प्रार्थना की, लास्ट स्टेटमेंट, उसके बाद हम खत्म कर रहे हैं। प्रार्थना जी, धन्यवाद स्मिता जी। जी धन्यवाद स्मिता जी। और यहाँ जितने भी पैनलिस्ट हैं सभी को मेरा नमस्कार। आई होप एवरीवन इज सेफ एंड साउंड। स्मिता जी, पहले बात तो ये मैं बोलना चाहूंगी कि आई एम पर्सनली मैं बहुत हर्ट हुई हूँ सुशील कुमार के इस न्यूज से, क्योंकि मुझे पता है कितना मैंने इंटरव्यूज किया था उनका, और कितना एक जब भी मैं किसी वर्कशॉप में जाती हूँ हमेशा सुशील जी की बात करती हूँ कि जस्ट
I mean, look at him, the kind of dedication he has, the kind of hard work he has done. जैसे कि पीयूष जी ने भी बताया कि बहुत सारे ऐसे ओलंपियन हैं जो एक मेडल के बाद सेटल हो जाते हैं, पैसा आ जाता है, शौहरत आ जाते हैं, and they don't feel like coming back to the team and going back to the next Olympics. But सुशील कुमार ऐसे खिलाड़ी हैं, ओलंपियन है, जिन्होंने I think after मैरी कॉम उन्होंने प्रूव किया है. But I think मुझे लगता है जैसे कि सुभद्रा जी ने भी बताया कि BCCI has always been very strict, और जैसे कि कर्टसी हो या कैसे बात करें मीडिया से, ये एक लेसन होता है, ट्रेनिंग होता है. मुझे लगता है कि अभी सुशील कुमार की जो इंसिडेंट हुआ है अभी, उसके बाद आई थिंक द एसोसिएशन शुड टेक स्टर्न एक्शन, नॉट ओनली ट्रेनिंग के ऊपर ध्यान दे, पर उन लोगों का एक क्लास भी होना चाहिए कि कैसे बात करें, और उन लोगों को ये स्ट्रिक्टली कोच और सपोर्ट स्टाफ जो मीडिया मैनेजर होते हैं उन लोगों को ट्रेन करना चाहिए कि यू पीपल आर नॉट सुपर ह्यूमन बीइंग, आप लोग नॉर्मल सिविलियंस हो, हम रेस्पेक्ट करते हैं आपको क्योंकि आपने हमारा तिरंगा ऊंचा किया है इंटरनेशनल इवेंट्स पे, ओलंपिक में हो या एशियन गेम्स में हो या कहीं वर्ल्ड चैंपियनशिप में हो. सो मुझे लगता है कि क्योंकि यू आर एन आइकॉन, जस्ट लुक एट हाउ गोपी चंद हैज ट्रीटेड हिज प्लेयर्स. बैडमिंटन खिलाड़ियों को देखिए. आई थिंक आफ्टर सचिन तेंदुलकर, मैं जब वर्कशॉप में जाती हूँ, मैं सिंधु, साइना, प्रणॉय, उन लोगों के बारे, श्रीकांत, किदाम्बी, उन लोगों के बारे में बताती हूँ क्योंकि जस्ट लुक एट द वे दे बिहेव. कोई भी एटीट्यूड नहीं है क्योंकि गोपी चंद ने ऐसे ही इन लोगों को ट्रीट किया है, ट्रेन किया है. सो दिस इज हाउ वन शुड बी. और मुझे लगता है कि दिस इज हाई टाइम नाउ, और कि एसोसिएशंस एंड फेडरेशंस टेक इट अप वेरी सीरियसली. साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है प्लेयर्स के ऊपर क्योंकि पावर गेम होता है, ह्यूमन कॉन्टैक्ट गेम होता है, पर ये कारण नहीं हो सकते कि यू थिंक यू आर अ सुपर ह्यूमन बीइंग और जाके आप किसी को भी धमकाओ या अपनी इमेज खराब करो. आई थिंक दिस इज हाई टाइम, और I think this is going to be a good lesson for a lot of young athletes जो अभी देख रहे हैं कि सुशील कुमार का हालत क्या हो रहा है. I have a lot of respect for सुशील कुमार, but मैं बहुत hurt हुई हूँ, और मेरे जैसे I think a lot of journalists and a lot of civilians, a lot of sports lovers are really hurt by the way सुशील कुमार has behaved. स्मिता जी. शुक्रिया प्रार्थना, आपने बहुत क्रिस्प ढंग से जो बातें कही, और आप ही नहीं हम सब सुशील जी के फैन रहे हैं, और उनकी विनम्रता को हमने बहुत नजदीकी से देखा है. हमने तमाम जगहों पे उनके इंटरव्यूज किए, तो उनकी जो विनम्रता है जिसे हम हमेशा कोट करते रहे कि इतने वो हुए, योगेश्वर दत्त हुए. योगेश्वर दत्त तो हमारे यहाँ ही वो सांसद का वो इलेक्शन पे लड़ रहे हैं, हार गए, लेकिन मेरा कहना है कि हम लोग उनका एग्जाम्पल देते रहे कि वो विनम्रता की भी खिलाड़ी में पराकाष्ठा है कि जिस तरह से झुकते हैं, प्रणाम करते हैं. अभी आप ही में से कोई बता रहा था कि किसी कार्यक्रम में गए तो सबके पैर छू रहे हैं सुशील. तो ये नितांत अकल्पनीय एक बिहेवियर हमारे सामने अचानक आता है, अचानक हमारे सामने आता है, लेकिन इसकी प्रक्रिया तो बहुत पहले पीछे से चल रही होगी. जाहिर सी बात है, जिसका पदार्पण, जो जिसका बीज आरोपण है, वो हम नरसिंह यादव वाले केस से ही हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, चीजें हैं. तो लेकिन उनका जो एक बेहतर जो प्रतिष्ठा है, वह कोई भी शायद कड़ा एक्शन लेने से रोक रही थी, और शायद यही गलती थी कि यहाँ तक बातें पहुंचती है कि वह डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी सेटलमेंट करने के काम में भी आ जाते हैं सुशील जी, जो बहुत ही खेदजनक और चिंताजनक बात रही. तो मुझे लगता है कि हमारे बीच में चूंकि सजवान जी हैं और पीयूष जी हैं, ये दो व्यक्ति ऐसे हैं कि जो हमारी इस खेल की शेप को, भावी पीढ़ी को कहीं ना कहीं नीति निर्माताओं तक पहुंचने में अपना मादा रखते हैं. तो आपसे निवेदन रहेगा कि इस पूरे डिस्कशन में जो चीजें निकल के आई, आपने जो बातें कही, इन सारे कुछ चीजें हैं जिनके पॉइंटर्स मैं आपको बना के भेजूंगी कि वह जो भी पॉलिसी मेकर्स हैं वहां तक चीजों को पहुंचाएं, ताकि आगे इस तरह से कोई अगर प्रतिष्ठा देश के लिए नहीं ला पा रहा है, वो फिर भी अफोर्डेबल है, लेकिन इस तरह का जो एक दाग हमारे पे लग रहा है, यानी अगर हम कहें अर्श से फर्श पर हमें लाके गिराना, तो वह ऐसी स्थितियां भविष्य में ना हो.
और मुझे लगता है तुषार के साथ, और ये मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, ये जो हमारा कार्यक्रम है पिछले 1.25 महीने से लगातार रोज चलता है, और ये हमारे स्पोर्ट्स इकोनॉमिक्स मार्केटिंग और वेब जर्नलिज्म के विद्यार्थियों का ही एक समूह है जो कोरोना के लॉकडाउन में जो एक नेगेटिविटी और जो सीमाएं हैं उन सबको से अलग हट करके 1 घंटे के लिए हम लोग रोज मिलते हैं, रोज किसी ना किसी मुद्दे पे बात करते हैं। कल जो है वो हास्य व्यंग्य की भूमिका कोरोना काल में क्या हो सकती है उस पर बातचीत रहेगी। प्रेम जन्मे जी रहेंगे और लोग रहेंगे। परसों सुभद्रा जी हमें कैलाश मानसरोवर की यात्रा पे लेके जाएंगी। शनिवार को हम सिनेमा का जो हिंदी सिनेमा का जो भूमिका है देशभक्ति और इन सबको बढ़ावा देने की उस पर बात है। रविवार को हम कवित्रियों के कवि सम्मेलन में हम लोग जुड़ेंगे। तो इस तरह की हमारा पूरा हफ्ते का एक पूरा ब्लॉक हो जाता है, उसके भी लिंक मैं आपको भेजूंगी। आप सब यहाँ पे उपस्थित हुए, आप सबको हमारे कॉलेज की ओर से सबको धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने मौका दिया हम लोगों को और इतने बड़े लोगों से परिचय भी हुआ मेरा। सर मैं पीयूष जी से फिर से आग्रह करूंगी कि आप इस तरह की जो मुद्दे हैं और मैं कुछ और भी चीजें बना रही हूँ तो उस पर निश्चित रूप से हमको सार्थक चीजें बहस करना चाहेंगे। तो मैं हमेशा रहूंगा। एक मैं आप यहाँ पर चलते चलते एक सवाल छोड़ के जा रहा हूँ। जी जी। थोड़े दिनों पहले मैं नेशनल काउंसिल फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट के चेयरमैन के साथ था, तो उन्होंने मुझे बात कही थी और ये बात बहुत जायज है। उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा कंप्लेंट कोचेस की आती है लड़कियां छेड़ने की अपने बच्चों की। बोले पैफी को इस पर कुछ करना चाहिए। और उन्होंने मुझसे कहा कि हम चाहते हैं कि जो कौन सा एक्ट होता है पॉस्को एक्ट पर प्लेयर्स को बिल्कुल भी जानकारी नहीं होती है। तो बोले आप लोगों को पॉस्को एक्ट पर पूरे देश भर में ट्रेनर तैयार करने चाहिए, क्योंकि एक बहुत बड़ा संवेदनशील विषय है। बोले चूंकि मैं इसमें एनसीपीसीआर का चेयरमैन हूँ, तो मैं देखता हूँ सबसे ज्यादा कोचेज और खिलाड़ी पॉस्को एक्ट में, मतलब बोले यदि मेरे पास 100 केस आते हैं पॉस्को एक्ट के, तो उसमें से 15 से 17 केसेस खिलाड़ी और कोचेस से रिलेटेड होते हैं। तो बोले एक बड़ा मुद्दा है, इस पर एक अवेयरनेस क्रिएट नहीं हुई है कभी भी, क्योंकि हमको भी कभी पॉस्को एक्ट नहीं पढ़ाएंगे। बोले सबको जानकारी होनी चाहिए। तो आगे कभी भी मौका मिलेगा तो इस पर भी चर्चा करें, एनसीपीसीआर को इन्वॉल्व करके। और जहाँ भी हमारी मदद की जरूरत होगी हम और साजवान जी आपके साथ रहेंगे। कई मुद्दे हैं जिन पर हम लोग व्यक्तिगत रूप से चर्चा करते हैं जी। और हमारे साथ हाँ वकील साहब भी हैं और संदीप सर। तो मुझे लगता है कि इस महत्व कार्य में आप भी थोड़ा सा जुड़ के पॉस्को एक्ट वगैरह की जो अवेयरनेस है इसमें आपके पास अपनी में एक बड़ी भारी टीम है, तो उसकी भी भूमिका की हमें दरकार रहेगी। शुक्रिया जी जी, शुक्रिया आप सभी का। कल फिर मिलते हैं जी। थैंक यू ओके थैंक यू। बिल्कुल। जी आप सभी को नमस्ते। आप सभी को नमस्ते।